नमस्ते। किताबवाला के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। अगले कुछ वक्त तक जगर मगर बातें करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिनका मैं व्यक्तिगत रूप से मुरीद हूं, जो खासे लल्लन टॉप हैं। कई दफ़ा लल्लन टॉप के स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन इस बार एक नए रोल में हैं। काहे से कि इन भाई साहब के ऊपर एक बाकायदा मुकम्मल बायोग्राफी लिखी है और जिन्होंने लिखी है वो भी एक पत्रकार हैं। ये बिरादरी आजकल संकट में है, पर अभी कुछ बचे हुए हैं। स्वागत करते हैं किताबवाला में मनोज वाजपेयी का। बहुत बहुत स्वागत। और इनके ऊपर बायोग्राफी लिखने वाले पीयूष पांडे जी का। थैंक यू। किताब मनोज वाजपेयी, कुछ पाने की जिद। ये पेंगुइन से छपी है किताब और कीमत 299 रुपये मात्र है। वैसे भी इतना पैसा तो आप लोग पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न आदि इत्यादि में खर्च कर देते होंगे। कितना सोया चाप खाइएगा, थोड़ा सा दिमाग की चाप के लिए भी किताबें पढ़िए। मुद्दे पर आते हैं। वक्त की कमी है। पहले तो मैं जब यहाँ आ रहा था तो हमको लग रहा था हमारा जीवन बड़ा व्यस्त है, सुबह से लेकर रात तक ये वो, पर आपको देख के लग रहे हैं तो हमारा गम कम होता जा रहा है ना। तो आपने ऐसे कोई इनको रजामंदी दी थी कि अच्छा तुम लिख लो? पुराना परिचय था ब्लॉग के दिनों का, कैसे ये हुआ सिलसिला? देखिए क्या है, एक ब्लॉग लिखते थे, लिखवाते थे भी मुझसे, और मेरे ख्याल से ये 15, 16, 17 साल की 2008 तो आप समझ सकते हैं। 2008 से 2012 मेरे ख्याल से 4 साल जी। तो तब से जो है परिचय है, और आपकी बिरादरी के साथ में परिचय ऐसे ही गाढ़ा होता जाता है कि कुछ एक पत्रकार जो है उनके साथ दिल लग जाता है, तो आप लगातार उनसे बात करते रहते हैं, चाहे आप इंटरव्यू दें या ना दें। सामाजिक विषयों पे, मुद्दों पे लगातार बातचीत और ज्ञान की जो हाँ वही बस वो तो इनके साथ काफ़ी रही। दिल्ली आना तो काफ़ी होता रहा है मेरा, क्योंकि मेरा परिवार रहता है और मेरी शादी भी यहीं हुई है, तो और दोस्त लोग भी यहीं हैं, या फिर किसी का फिल्मी कार्यक्रम के लिए या प्रमोशन के लिए, तो इन लोगों से मिलना जुलना होता रहा है। तो पीयूष के साथ काफ़ी मेरी बातचीत रही और बहुत मिलना जुलना रहा। और जब इन्होंने जो है ये एक बहुत ही अजीब सा काम करने की सोचा इन्होंने, तो मैंने कहा कि भाई मैं अपनी तरफ से तुमको बेस्ट विशेस दे सकता हूँ, शुभकामना दे सकता हूँ, जो आपने पहले पन्ने पे दे दी। जो अब बाकी रिसर्च करना आपका काम है, और उस पर मेरी कोई आपत्ति नहीं होगी, एक लाइन पर आपत्ति नहीं करूँगा। क्योंकि पहली बात तो ये कि मुझे नहीं लगता है कि मेरे बारे में कुछ लिखा जाना ज़रूरी है, आवश्यक है। पहली बात यह है, क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने नौजवान घर छोड़ते हैं और कितने नौजवान संघर्ष की राह पे चलते हैं, और तो इसलिए मैं कोई अपनी यात्रा को अनोखा नहीं मानता हूँ। दूसरी बात ये कि मैं क्यों लिखूं, मैं क्या इतना साहसी हूँ कि मैं उन सारी अंधेरी गलियों के एक एक एलिमेंट को मैं लोगों के सामने लेके आने का साहस जुटा सकूं? वो मैं नहीं कर पाऊँगा। इतना साहस मेरे अंदर में नहीं, अभी नहीं है। हो सकता है कि जीवन के किसी काल में वो साहस मुझ में आ जाए और मैं लिखने के लिए तैयार हो जाऊं, जहाँ पे मुझे बिल्कुल कोई फिक्र ना हो, ना अपने उस अंधेरे पन्ने को लोगों के सामने लेके आते हुए, ना किसी को अपनी बातों से या अपने लिखे हुए शब्दों से आहत करते हुए। तब मैं लिख पाऊँगा। जब तक मैं ईमानदार नहीं रहूँगा अपनी किताब को लिखने के लिए, तब तक शायद मैं कभी नहीं लिखूँगा। एक मेरा ये रहा तब। लेकिन मैं तुमको रजामंदी है कि मैं आपत्ति किसी बात पे नहीं करूँगा। ये तुम्हारा पर्सपेक्टिव है मेरी यात्रा का। तुम्हारी दृष्टि से अगर मेरी यात्रा को पढ़ने का अवसर लोगों को मिलेगा तो एक दृष्टि होगी, और उससे मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक शब्द पे, एक लाइन पे कभी भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूँगा। फिर आपका काम वहाँ से शुरू हुआ, कैसे आया ख्याल में? मैंने किताब में इसका जिक्र भी किया है कि फैन तो सत्या के दिनों से जो मैंने लिखा कि शाह टॉकीज आगरा में देख कर निकले, तो लगा कि यार ये क्या था, क्योंकि उस वक्त और उतना अभिनय को नहीं समझते थे। लेकिन हाल के दिनों में 2019 में एक दिन अचानक मैं रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था,
अचानक पता नहीं कहाँ से ख्याल है कि यार मैंने मनोज जी से बात नहीं हुई बहुत दिनों से, लेकिन क्योंकि मनोज जी की संघर्ष यात्रा के बहुत सारे किस्से फुटकर रूप से हमने पढ़े थे, और बहुत सारी चीजें, मतलब कई सारी चीजें, चूंकि अपन फैन हैं तो बहुत सारी चीजें जानते ही थे, तलाश के। तो मैंने कहा यार ये एक सिलसिलेवार तरीके से एक गांव, अच्छा वो जो फैसिनेटिंग लगता ही है कि गांव से, बिहार के छोटे से गांव से निकला आदमी 25 साल तक मुंबई में टिका हुआ है, मतलब 25 साल का करियर दिल्ली में इतने साल टिका, फिर उसके बाद फिल्में पाने के लिए इतनी जद्दोजहद, तो वो एक जर्नी जो थी, तो मैंने कहा यार इस पर एक बायोग्राफी लिखनी चाहिए। लेकिन वो बायोग्राफी तभी लिखी जा सकती है जब मनोज जी परमिशन दे दें, एक तो ताकि वो जो बात का झंझट है वो कुछ ना हो, दूसरा ये कि फैमिली से, अपने माँ बाबूजी से, भाई बहनों से मुलाकात तब तक नहीं कर सकता मैं जब तक मनोज जी की रजामंदी नहीं होगी। तो क्योंकि बाकी लोगों से तो मैं मिल सकता हूँ, अपने संपर्कों से, बतौर पत्रकार होने के नाते थोड़ा सा आपको एक वो रहता भी है कि आप मिल लोगे, लेकिन बाकी लोगों से कैसे मिलेंगे। तो मनोज जी से मैंने कहा कि भाई आप माँ बाबूजी से और अपने भाई बहनों से, मनोज जी ने कहा वो मैं मिलवा दूंगा, आप बात कर लो जाके। फिर मैंने वो सिलसिला शुरू किया। सबसे पहले मैं माँ और बाबूजी से मिला, उनसे मिला तो मुझे लगा कि यार मैं सही ट्रैक पे हूँ कि इतने किस्से मिले, जबकि मैं 4 घंटे ही बैठा हूँ, 3-4 घंटे मेरे बाबूजी के साथ बैठे थे। हाँ। अब तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन पिछले वर्ष में, जी पिछले वर्ष में जी, तो लेकिन मेरे पिताजी बातूनी थे और बदकही में बहुत विश्वास रखते थे वो। तो नहीं, बहुत मजा आया उनके साथ बात करके। हाँ, और अच्छा, ये बताइए, इतने सामान्य ना, इनके पिताजी के बक्से से जो एफटीआई का पुणे का प्रोस्पेक्टस निकला, वो किस्सा बाबूजी ने सुनाया था या किसी और? वो बड़ी बहन मनोज जी की, गरिमा नहीं कामिनी जी हैं, बड़ी बहन, सबसे बड़ी बहन जो सबसे है, बड़ी, हाँ। उन्होंने सुनाया था किस्सा। तो वो किस्सा अपने आप में बहुत रोचक था कि मैंने यार ये क्या है। लेकिन उन्होंने पूरा, उसी बैच में मनोज कुमार थे, और नहीं मनोज कुमार नहीं थे, उनको वहां धर्मेंद्र और मनोज कुमार मिले थे जब वो ऑडिशन, हाँ मतलब बैच आप कह सकते हो, ऑडिशन हाँ उस ऑडिशन, उसको मैंने मतलब किसी ने इसके बारे में बताया नहीं, क्योंकि बाबूजी को तो मुझे मालूम नहीं था जब मैं उनसे बात करने गया था। लेकिन मैंने धर्मेंद्र की जो बायोग्राफी पढ़ी है, उसमें इसका जिक्र है कि धर्मेंद्र नंबर 2 पर आए थे फिल्म फेयर कॉन्टेस्ट में, और उनको ये था कि यार मुझे सिर्फ आकर्षक लुक की वजह से मैं जीत गया हूँ, अभी एक्टिंग के बारे में तो हो सकता है शायद वो गए हों, ये मतलब पता नहीं मेरे पिताजी बातों से बातों को जोड़ देते थे। हाँ, कहाँ से वो कल्पना की शुरुआत होती थी और कहाँ यथार्थ पीछे छूट जाता था, ये इसकी गारंटी मैं, ये स्टैट्यूटरी वार्निंग जैसा लग रहा है कि भाई देख लो। मैं कह रहा हूँ कि मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन अब जो कामिनी जी ने बताया और उसको मैंने, लेकिन एक बात सत्य है कि मेरे पिताजी ने पैसे के लिए फिल्म बाबू की जॉब ली थी उन्होंने। फिल्म बाबू उसमें वो होता था जो एक जगह से दूसरी जगह फिल्म के रील लेकर के वो एक शहर से दूसरे शहर जाता था, और वो पूरे अकाउंट पे बैठता था और सारा हिसाब करके जब वहाँ से फिल्म हट जाती थी तो वो वापस वो रील को लेकर के दूसरे शहर जाता था, या फिर डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में सीधा चला जाता था। तो बाबूजी ने वो भाभी फिल्म के लिए किया था। अच्छा जी, बहुत ही अपनी युवा अवस्था में किया था उन्होंने, और भाभी फिल्म को पता नहीं कितनी ही बार देखा था, और बलराज साहनी के दीवाने थे मेरे पिताजी। तो इसलिए जो वो चीज़ मैं जानता इसलिए हूँ क्योंकि जब उन्होंने वो बात की, उस बात में एक लाइन भी इधर उधर उन्होंने कभी नहीं, उसमें कोई भटकाव नहीं था, सेम स्क्रिप्ट रहती थी, इम्प्रोवाइजेशन नहीं थी, इम्प्रोवाइजेशन नहीं रहता था। अच्छा, तो इसमें किताब में बहुत सारे किस्से हैं और मैं चाहता हूँ कि आप अपने तई उनको खंगालें, पर कुछ जिनको हम कहते हैं ना मार्मिक प्रसंग, उन पर मैं ज़रा आप लोगों की बातचीत चाहूँगा। ये जनता सिनेमा था, नारी फिल्म चल रही थी, चाकू चला था, अरे सत्या वहां पर शुरू हुई थी। सत्या में भी पहला सीन चाकू का था। मुझे नहीं लगा था कि इस बारे में बात, क्यों मैंने कभी जिक्र नहीं किया इन सब, मेरे उन अब लल्लन टॉप पे आए हैं और ये ना हो तो नहीं, एक बड़ा तबीयत, मैं बड़ा शांत और चुप रहने वाला छात्र हुआ करता था, बहुत ज़्यादा व्यक्ति, मतलब जिस तरह का लड़का था मैं, बहुत ही शांत रहता था और चुप रहता था, मैं ज़्यादा बातें मैं करता नहीं था। मेरे एक्सप्रेशन का ज़रिया, जब स्टेज पे स्कूल में जाता था तब मेरा एक्सप्रेशन और मेरा पूरा व्यक्तित्व जो है पूरे तरीके से खिलता था। ये बात मैं समझ चुका था कि मुझे अभिनय करना है। अब मैट्रिक करने के बाद मुझे जो 2 साल बेतिया शहर में रुक जाना पड़ा था,
जहाँ पे कोई एक्सप्रेशन का जरिया नहीं था। जानकी कुंवर कॉलेज, माँ महारानी जानकी कुंवर कॉलेज, वहाँ पे कोई एक्सप्रेशन का मुझे जरिया नहीं मिल रहा था नाटक करने का, या वैसे लोगों के साथ उठूं बैठूं और बातें करूं और जहाँ से मेरा अपना विकास हो सके। तो एक अजीब तरीके का फ्रस्ट्रेशन जो है वो 2 साल तक मुझे जमा होता है। हाँ, वो इंटर कॉलेज में था मैं। वो बहुत फिर मेरे जो अपने कुछ दोस्त थे जो मेरे स्कूल के साथ के थे, कुछ दोस्त मेरे बेतिया से बने जो आज तक दोस्त हैं, ये सब के सब। और लेकिन उनको हिदायत है कि वो लोगों के सामने नहीं आए क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग दिखते हैं। और गफलत अभी तक है कि 23 अप्रैल तो तय है, पर साल कौन सा था पैदाइश वो लोग जाने। तो वो उस दौरान में हम सब जितने लोग थे, हमको पता ही नहीं था कि हमें करना क्या है, और मुझे पता था कि करना क्या है, लेकिन मैं उस रास्ते पे कैसे जाऊं मुझे नहीं पता, कैसे करना है नहीं पता। क्योंकि मुझे इंटर तो करना ही था। अगर मुझे दिल्ली भी आना था तो इंटर तो करना था ग्रेजुएशन के पहले। तो उस दौरान में हम लोग बहुत ज़्यादा आवारा हुए, बहुत तेज़ी से आवारा हुए हम लोग। उस दौरान की घटना जो आप कह रहे हैं, जो कि मैं बोलता इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं उस मनोज को मैं भी नहीं पहचान पाता हूँ, क्योंकि वो एक स्ट्रीट फाइट, वो गैंग वॉर, एक 2-2.5 साल का जो पूरा मेरा जो बेतिया शहर में गुजरा था, वो इसी दौर में इससे सिर्फ ये किस्सा इनको पता चला, लेकिन और भी बहुत सारे किस्से हैं जो कि उतने ही खतरनाक हैं और उतने ही दुर्दांत हैं। जी। और इनमें से कितने किस्सों की भनक राधाकांत वाजपेयी जी को एक किसकी इसलिए हुई क्योंकि इसके बाद हम थोड़े खतरे में आ गए थे। FIR हो गई जी। तो बाद में FIR उन्होंने जो है जो विड्रॉ किया था। तो जी, तो हम लोग काफ़ी इधर उधर भागे थे। तो एक घटना थी, और उस घटना के बाद जो है मेरे पिताजी को लगा कि अब यहाँ से इनको निकाला जाए। हाँ, तो पटना सोचा था उन्होंने कि पटना भेज देंगे इनको, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि मेरे दिमाग में दिल्ली था, क्योंकि दिल्ली आना है और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा मेरे दिमाग में था कि वहाँ जाना है मुझे। अच्छा। तो उसके लिए मुझे ग्रेजुएशन करना और थिएटर करना और बहुत सारी चीज़ें सीखना बिफोर, इसके पहले कि मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के लिए अप्लाई करूं। तो ये दिमाग में था मेरे, लेकिन कम से कम एक चीज़ तो ज़रूर हुई कि मेरे पिताजी राज़ी हो गए थे कि मैं बाहर चला जाऊं। तो शुरुआती जो पैसे की ज़रूरत थी उसमें मैं चाहता था कि पिताजी मेरी मदद कर दें, और उनके पास में उतनी क्षमता नहीं थी। वाजपेयी परिवार प्रतिष्ठित परिवार था, और लेकिन वाजपेयी परिवार बटा भी था अंदर से, बहुत ज़्यादा बट गया था, ज़मीनें बट गई थी, और मेरे पिताजी के हिस्से में जो आई थी वो 6 भाई बहनों को पालने के लिए बड़ी मुश्किल से वो गुजारा हो पा रहा था। और बहुत सारे मेरे भाई वगैरह हैं, वो बड़े नाराज़ हो जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ, तो क्योंकि उनको लगता है कि भाई वाजपेयी परिवार के बारे में बात कर रहे हो तो इस तरीके की बात क्यों कर रहे हो कि हम लोग उतने ताने रहा करो भैया। हाँ, ताने मतलब आप मूंछ पे जो है मूंछ को ऐंठे रहो, है ना। और मुझसे मैं कभी वो कर नहीं पाता हूँ। अगर बोलूँगा तो यथार्थ, नहीं तो चुप रहो। मेरे लिए वो सबसे फिर ज़रूरी हो जाता है। तो उनको वो किससे नहीं पता है कि मनोज कमरे पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं 30 लोग सो रहे हैं? उन लोगों को किसी को नहीं पता है, उनमें से किसी को नहीं पता है, क्योंकि मेरे संघर्ष के दिन शायद किताब से मेरे अगर ये किताब लोग पढ़ेंगे तो ये तो ज़रूर है कि संघर्ष की एक झलक मिलेगी उनको। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पीयूष ने बहुत खोज किया है, ये बात मैं ज़रूर कहूँगा। बहुत ऐसे लोगों से मिले हैं जिन तक आम जो बायोग्राफर हैं उनका पहुँच पाना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन उस मामले में एक कड़ी से दूसरी कड़ी तक ये पहुँचते गए हैं। लेकिन तब भी मैं कहूँगा कि संघर्ष की झलक अभी पाठकों तक पहुँची है। जो तकलीफ़ और जो यातना और जो फ्रस्ट्रेशन, जिस तरीके का आदमी अपनी ज़िद को पूरा करने के समय में झेलता है, और जिस तरीके का अपमान और जो मेहनत, और उस समय में अच्छी बात ये थी कि कोई लल्लन टॉप नहीं था। वो अच्छी बात थी, क्योंकि उस समय टीवी इतने अपने पूरे
शबाब पे नहीं आया था, डीडी सिर्फ था, दूरदर्शन ही था सिर्फ। दूरदर्शन था, तो हमारे पास में करने के लिए बहुत कुछ था, देखने के लिए कम था। देखने से डिस्ट्रैक्शन होता है, सीखने के समय में आपको करना पड़ता है। इसीलिए आज चूंकि डिस्ट्रैक्शन बहुत है, क्योंकि जो भी है वो देख के सीखना चाह रहा है, वो करके नहीं सीखना चाह रहा है, तो उसमें थोड़ी इसीलिए वो कमी आ रही है आज के दौर में। हमारे पास में करने के लिए बहुत तो ये सारी चीज़ें जो जिन दौर से एक आदमी गुजरा है, और मैं आपकी बात का जवाब इस तरह से दे दूं कि एक बार की हम लोग पटना थे, अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा बहुत प्यारा दोस्त है ज्ञानदेव त्रिपाठी। तो किसी ने कहा कि भैया बदल गए हैं, तो ज्ञानदेव को गुस्सा आ गया। ज्ञानदेव ने पलट के कहा कि भैया के कब देख रहा कि भैया बदल गए हैं? दिल्ली में देख रहा जब खाए के ना मिलत रहे। उसको सच में, क्योंकि उसने देखा था उस दौर को। ज्ञानदेव गवाह रहा था एक खास कुछ सालों का, कि उस दौर को देखा था कि हम लोग कैसे रिहर्सल करते थे, कैसे अगले खाने के लिए हम लोग जुगाड़ करने में लगे रहते थे, और कैसे हम एक ही कमरे में 20 लोग अचानक से रहते थे छोटे से कमरे में। तो उसने उन सब चीज़ों को देखा था, तो उसको ये बुरा लगा उस समय कि हर आदमी जो अधिकार जमा रहा है। अब उस समय उसको इस बात की फिक्र नहीं थी कि एक मनोज बाजपेयी नामक व्यक्ति है या एक जवान व्यक्ति है जो इस दौर से गुजर रहा है। इसको ये भी एकदम से बहुत गंभीर हो गया है। हाँ, गंभीर, बहुत ज़्यादा गंभीर हो गया है। अब देखिए, वो कुछ पाने की जिद, और पूरी किताब बड़ी गंभीर है। नहीं, मैं इससे थोड़ी सी लाइटबाजी रखता हूँ। किताब में छुरेबाजी के किस्से भी हैं, और मैं सोच रहा था, ये देखिए एक्टर कैसे हैं मुझे कुछ नहीं कहना, पूरा हिंदुस्तान कहता है, पर कितने कन्विंसिंग ढंग से कह रहे थे कि मैं बहुत शांत लड़का था, और एकदम से मुझे बहुत सारे अशांत प्रकरण याद आ रहे थे कि करके रेस्तरां के बाहर कोई झगड़ा हुआ, कहीं कुछ हुआ। आपका गुस्सा भी बड़ा बहुत ज्यादा मशहूर है। हाँ, गुस्से का शांत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। गुस्सा जब आता रहा है मुझे, गुस्सा मेरे लिए बहुत बड़ी समस्या रही, बहुत बड़ी समस्या रही। और गुस्सा, मैं बहुत ही प्राइवेट लड़का था, बहुत चुप रहता था। इसका मतलब ये नहीं कि अंदर में एक क्या कहें शोर नहीं हो रहा था। एक भेजा जो है भाएं भाएं तो बहुत करता रहा, और कई सालों तक करता रहा, पिछले 5 साल तक करता रहा। अब जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, उस व्यक्ति ने उस गुस्से पे जाके अब काबू पाया है, लेकिन 90% काबू पा चुका हूं मैं, और इसको लेके बड़ा गर्व है मुझे, क्योंकि मैं हमेशा जानता था कि ये मेरा एक जो पक्ष है, ये किसी तरीके से काबू में आना चाहिए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए। और गुस्सा तो ऐसा है कि सौरभ, मैं आपको बताऊं कि ये जो किताब में बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रंगमंच तक लिखी है मेरे गुस्से को लेकर के, या मेरे कुछ एक संघर्ष के किस्से इन्होंने बम्बई के किस्से लिखे हैं। वो गुस्सा सत्या के बाद भी उस इंडस्ट्री में रहते हुए एक फेयर डील को लेकर के जो संघर्ष रहा है, और जो गुस्सा आता रहा है कई सारी जगहों पे, वो बहुत सारे किस्से हैं। अच्छा, ये बताइए, इसमें एक किस्सा आता है, मैं थोड़ा उसकी तफसील जानना चाह रहा था, कि गुलजार साहब के घर के बाहर की बात है, अनुराग कश्यप ने आपका मजाक उड़ाया, तो आप पत्थर लेके आपने दौड़ा लिया। ये सब बात तुमको बोला किसने बताई? क्या हुआ, क्या था? नहीं, बीच में मजाक में मतलब जो होता है मेरे ख्याल से शायद मैं लेकिन ये बोला किसने था? मतलब अनुराग जी ने बोला था। ये सब क्या है ना, एम्बैरेस करने के लिए ये सब बातें आज भी जो है। नहीं, पर वो बहुत प्यार करते हैं। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ उसको, लेकिन हम लोग का ऐसा ही था, आपस में हम लोग मिलते थे, और कभी कभी कोई एक दूसरे की बात चुप जाती थी, तो फिर उसके बाद से देर एलम पेल होते। मेरा, और बहुत कम लोगों को पता होगा कि मेरा और तिग्माशु का भी झगड़ा। नहीं, तो जिक्र है उसमें किताब में कि आपने उनको भी दौड़ाया, और फिर विनीत जी ने कंफर्म किया कि उसके बाद काफी दिन तक बातचीत वगैरह।
कल परसों ही उसे फ़ोन किया था मैंने, बहुत महीने हो गए थे उससे बात हुए। लेकिन वो सब लड़कपन के और संघर्ष के दिनों के अंदर में तनाव, इतनी अपेक्षाएं खुद से और दूसरों की अपेक्षाएं आपसे, तो सबका एक दूसरे के साथ भिड़ंत, ये ऐसे किस्से बहुत हैं मेरे अपने। नहीं, वो तो मनोज जी सही कह रहे हैं, क्योंकि इस किताब की भी शब्द सीमा है। जो मुझे दी गई थी उससे 10,000 शब्द मैंने ज्यादा लिख दिए। तो मैं जब भी मनोज बाजपेयी के बारे में सोचता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मेरी पहली सुई जहाँ पर अटकती है मैं उस पर बात करूँगा, क्योंकि वो कई तकलीफ़ों की शुरुआत का एक पहला बड़ा चैप्टर था, एंड आई रियली वांट टू नो अबाउट इट, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अपने आप में एक महागाथा है। पर उससे पहले मैं जहाँ पे ये किताब ख़त्म होती है कि आपकी एक्टिंग जर्नी चल रही है, एक आध्यात्मिक जर्नी शुरू हुई है, थोड़ा उसके बारे में बताइए, क्योंकि मुझे लगता है कि उसका आपके एंगर मैनेजमेंट से कोई कनेक्शन भी है। एंगर खुद ही मैनेज हो गया उसके बाद मुझे पहले मैं एंगर को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता रहा और मैं विफल भी होता रहा उसमें। हाँ, बहुत असफल हुआ, और वो कभी कभी मैं सफल हो जाता था तो मुझे लगता था कि अब मैं बदल गया, लेकिन अचानक से कोई किस्सा ऐसा होता था जहाँ पर फिर से वो गुस्सा सामने आ जाता था। और जो रोल में घुसने की जो एक आदत रही है, जिससे निकल पाना बड़ा मुश्किल रहा, तो मेरे ख्याल से और भी उसने जो है एक भीषण संकट कौन सा खड़ा कर नाटक दिया। था जिसमें आप अजीब सा जूट का कपड़ा पहनते हैं, फिर घर में भी वही पहने हैं? उलझन नाटक था। और गली गुलियन तो फिर अलग ही वो था। तो इन सब जब आप घुस के इमर्सिव होकर के काम करते हैं तो कैरेक्टर को निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इस बात से बिल्कुल असहमत होता हूँ जब एक्टर्स कहते हैं कि वो निकल जाते हैं। निकल कोई नहीं पा, मैं खास करके जब आप कंप्लीटली इमर्सिव होकर के काम करते हैं, पूरे तरीके से घुस जाते हैं चरित्र में, और जब चरित्र की अपनी यात्रा ख़त्म हो जाती है, शूटिंग ख़त्म हो जाती है, नाटक ख़त्म हो जाता है और आपको लगता है कि आप दूसरे रोल में चले गए, ऐसा होता नहीं। लव सोनिया से इसीलिए समस्या लग रही थी आपको? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे पता था कि इसमें एक बार घुसा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लव सोनिया में मुझे दिक्कत अपनी, पहले मुझे नैतिकता को लेकर के हमेशा ये लगता रहा कि मैं कोई रोल कर रहा हूँ तो मैं कैरेक्टर को जज नहीं करूँगा, लेकिन लव सोनिया करते हुए मैं उसको जज कर रहा था, तो दिक्कत मुझे वहाँ पे हो रही थी। कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा था, कॉन्फ्लिक्ट हो, एक्टर कैरेक्टर का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, जो मुझे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि जो लव सोनिया में जो वो कैरेक्टर है, मुझे ऐसे लोगों से नफरत है, घृणा है, और इस हद तक है कि मतलब एक व्यक्ति के तौर पे मैं उस समाज में नहीं रहना पसंद करूँगा, उस संगत में नहीं रहना पसंद करूँगा अगर कोई व्यक्ति उस तरीके का है, और मुझे उस रोल को करना था, तो मुझे बड़ी परेशानी हुई थी। मेरे अपने अच्छे दिनों में मैं उस रोल को कभी नहीं करता। ये आप आध्यात्मिक यात्रा के बारे में बता दीजिए। तो अभी जब मेरा आनंद आचार्य करके मेरा एक गुरु भाई है, और वो व्यक्ति जो है काफ़ी आध्यात्मिक रहा है और बहुत बहुत बढ़िया एक्टर, लेकिन उतना ही जिसे कहें बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी। तो और मेरी एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बचपन से बहुत रुचि रही, तो मैं किताबें जो है वो जो कौन सा व्हील होता है, अब जो स्टेशन पे जो किताब की दुकानें होती हैं, व्हीलर्स जो, हाँ, HP व्हीलर्स कुछ होते थे ना, तो वहाँ से किताबें लेके कभी अंक ज्योतिष, कभी ज्योतिष, कभी लाल किताब, तो मैं बहुत पढ़ता था, बहुत बचपन से मेरी बहुत रुचि रही। आप मतलब कुंडली पढ़ लेते हैं एकदम, वो 9 घर बना के? हाँ, मतलब मैं 12 घर, देख लीजिए मैं कितना अच्छा हूँ। तो मैं ज्योतिष को लेकर के बहुत उत्साहित रहा हमेशा, और उसकी पढ़ाई भी बहुत की मैंने, और आनंद के संगत में मुझे और उसके गूढ़ इस साइंस को जानने में बहुत मदद मिली, और आनंद और मैं घंटों आपस में बात कर सकते हैं अभी भी। तो आनंद के ज़रिए, जिसके लिए मैं अब जीवन भर उसका ऋणी रहूँगा, कि उसके कारण मुझे हमारे आध्यात्मिक गुरु मिले, जिन्होंने हमें एक दिशा दिखाई, एक रास्ते पे लेके गए, जिसके कारण मैं उस पूरी प्रैक्टिस को, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में डाला उन्होंने। जब उन्होंने डाला तो उसके बाद मैं उस पूरे प्रोसेस में ऐसा गया
कि एंगर भी मैनेज हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें थी मेरी मैनेज होती चली गई। आज मैं मुझे लगता है कि आज के समय में बहुत भाग्यवान हूँ कि मुझे इस तरह के टीचर, इस तरह के गुरु मिले। और दुख इस बात का भी होता है कि ये मुझे 22 साल की उम्र में क्यों नहीं मिला। अच्छा, ठीक है। एकदम एक्टिंग ही करनी है, कोई प्लान भी नहीं है। कोई प्लान एनएसडी अभी तक नहीं है। हाँ, और एनएसडी में दाखिले के लिए आ गए, वहीं पे तिग्मांशु भी मिल जाते हैं, विजय राज भी मिल जाते हैं, पहली आशीष विद्यार्थी मिलते हैं। आशीष विद्यार्थी भी मिलते हैं वो। और फिर बैरी जॉन कहते हैं कि आई विल ट्रेन यू जी। पर उसके बीच में बड़ा लंबा फासला है, हर बार जी खड़ा करके जाना, हर बार देना जी, और फिर रिजल्ट आना, और फिर टूटना, बिखरना, जुड़ना। कितनी भी किताबें लिख दी जाए, मुझे नहीं लगता है कि वो तकलीफ नहीं, वो तकलीफ किसी कैमरे के जरिए नहीं वो पकड़ सकते हैं। और मैं तो ये इस बात को पूरे दावे के साथ इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि हम लोग भी अपने अभिनय के जरिए मतलब चरित्र के संघर्ष को, उसकी पीड़ा को सामने लाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन हम भी उतना नहीं कर पाते हैं और उससे ज़्यादा नहीं कर पाते। क्योंकि ये कहना बड़ा आसान है कि जो गिर करके जल्दी खड़ा हो जाए वही विजेता होता है, ये कहना है ये एक। लेकिन हम सब चाहते हैं अपने पास आसपास के लोगों के लिए, लोगों को हम यही सलाह देते हैं, ज्ञान देते हैं कि भाई क्या हुआ, चलो उठ जाओ, आगे बढ़ो। लेकिन मैं जानता हूँ कि बड़ा मुश्किल होता है अपने पूरे बिखरे हुए सारे अंग प्रत्यंग को वापस से जोड़ करके खड़ा करना। उसकी भी एक अपनी एक यात्रा होती है कि जब आप गिरे हुए हैं वापस से उठ करके खड़े हो करके और फिर से वापस उसी जोश में, उसी कन्विक्शन के साथ फिर से अपनी मंजिल की तरफ दौड़ लगाना, वहाँ तक पहुँचने में बहुत परेशानी होती है। मेरे लिए वो सौरभ कहूँगा कि वो 10 दिन 15 दिन का समय रहता था मेरे लिए जब मैं उदास रहता था। मैं ये भी नहीं कहूँगा डिप्रेशन में जाता था, मैं डिप्रेशन में नहीं जाता था जल्दी। एक ही बार मैं पूरे तरीके से एंग्जाइटी और जिसे कहें ब्लैकआउट जोन में गया था जब मेरा पहली बार नहीं हुआ था। क्योंकि मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में नाटक करता था, मैं शमसुल इस्लाम साहब के साथ नुक्कड़ नाटक करता, निशांत नाट्यमंच के साथ, और मैं बहुत जो 18 घंटे काम करता था। उसके बाद जो पढ़ाई कभी कर पाता था हिस्ट्री ऑनर्स की तो कर पाता था, और अंतिम के 2 महीनों में मैं बहुत मेहनत करके कुछ ठीक ठाक सा मार्क लेकर के पास हो जाता था। क्योंकि मेरा उद्देश्य वो नहीं था, मेरा ग्रेजुएशन की डिग्री किसी तरह से लेना मैंने सोचा हुआ था, बाकी जाना कहीं और था। अब मैं जानता था कि मुझे प्लान बी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरा हो जाएगा। मुझसे ज़्यादा मेहनत कौन कर रहा होगा। और मैं जब देने गया वहाँ पे इंटरव्यू देने गया था तो आसपास के जितने जो एप्लीकेंट्स थे, मैं जब सबसे बात कर रहा था या सबको सुन रहा था, तब मुझे और भी विश्वास हो गया कि मेरा हो जाएगा। क्योंकि मैंने देखा कि यार मुझे ज़्यादा पता है, मैं बहुत सारा काम करके आया हूँ और मेरा हो जाएगा। वो नहीं हुआ। जब वो नहीं हुआ तो विश्वास, अपने ऊपर विश्वास, अपने ऊपर सवाल, अपने प्रतिभा पे सवाल, अपने सपने पे सवाल, ये सारे ये जो संकट इस बात का नहीं होता है कि आपका नहीं हुआ। संकट इस बात का होता है कि जब सारे सवाल आप खुद अपने आप से अपने ऊपर करना शुरू कर देते हैं, तब अंधेरा सामने आता है कि क्या जो मैं सोच रहा था अपने बारे में, या क्या जो मैं देख रहा था सपना, क्या वो सही था या मुझे कुछ और सोचना चाहिए। ये जो सवाल है, इससे जूझने में, उसका जवाब पाने में समय लग गया। रॉबिन दास से आपकी चर्चा होती थी इस चीज़ को लेकर कि क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि बाद में आपने उनके प्रोडक्शंस में काम किया? उस समय पहले साल में तो नहीं, दूसरे साल में रॉबिन दास ऐसे रहे हैं कि तुम बाहर बहुत अच्छा काम कर रहे हो, उधर जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो वहाँ पढ़ाता हूँ, मैं तुमको बता रहा हूँ, वहाँ कुछ नहीं सीखोगे, यहाँ तुम बाहर बहुत अच्छा सीख रहे हो, अलग अलग डायरेक्टर के साथ काम करो, सब तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, यही करो। तो वो इस तरीके से मनोबल बढ़ाते थे मेरा। या फिर बैरी जॉन भी यही बातें करते थे कि तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, वहाँ क्यों जा रहे हो। और सभी के सब जितने भी अनुभवी लोग थे,
या दिग्गज लोग थे, वो हमेशा सलाह देते थे कि मैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में नहीं जाऊं। और मैं पता नहीं क्यों मुझे 2 चीज़ों को लेकर के राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में जाना था। एक तो ये कि मैंने 14-15 साल की उम्र से उसके लिए सपना देखा था, और अगर वो मुझे नहीं मिले तो बहुत दिक्कत होने वाली थी। दूसरा ये कि दिल्ली शहर में रोज़ी रोटी और छत की समस्या का समाधान हो जाएगा अगर मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में चला गया, और मुझे इन सब चीज़ों की चिंता किए बगैर मैं अपने क्राफ्ट पे काम कर पाऊँगा, मैं सीखने पर ज़्यादा ध्यान दे पाऊँगा। लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, वो गलत था मैं, क्योंकि जो मैं बाहर काम कर रहा था वो बहुत अलग तरह का अनुभव, अलग तरीके का अनुभव मुझे हो रहा था, और अलग तरीके का काम कर रहा था मैं, जो मैं शायद स्कूल में नहीं कर पाता। एक रिडेम्पशन सा था, ड्रम्स इन द नाइट आप कर रहे थे और रॉबिन दास एनएसडी के बच्चों को बोलते थे कि जाके देखो परफॉर्मेंस कैसी होती है। अब देख, वो एक तरीके का अपने आप को सांत्वना देने वाली बात होती है कि देखो, तुमको देवदास में देवदास का रोल तो नहीं मिला है ना, लेकिन तुमने इसमें बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन आपका दिल तो टूटा है वो फला रोल नहीं करने से उसको जोड़ने के लिए दूसरा रोल जो है उसकी दवाई नहीं बन सकता है। एक आपने नाटक किया था बैरी जॉन के साथ, बगदाद का गुलाम जी, तो उसके पीयूष जी ने किताब में उसके रिव्यूज़ तक का जिक्र किया है। अक्सर मैंने देखा है कि मुंबई के कंटेक्स्ट में जब मनोज बाजपेयी की जर्नी का जिक्र होता है तो शाहरुख खान को ज़रूर जोड़ दिया जाता है साथ में, मतलब उस दौरान में साथ में थे इसलिए। हाँ। क्योंकि इस नाटक में आप लोग साथ में थे जी, है ना। और उसके बाद का भी फिर जिक्र किताब में एक प्रसंग है कि आप कहीं कोई शूट कर रहे थे तो वो आ गए। नहीं, वो तो बात बहुत नहीं, वो तो बहुत बात की बात ट्रैफिक के दौरान है ना। और दूसरा जो जिक्र आता है बार बार रिपीट में, वो आता है एक्ट 1। मतलब जो मनोज बाजपेयी के, इसमें मैं थोड़ा सा टोक रहा हूँ, छोटी सी बात, क्योंकि जो रह जाएगी बात इसलिए कि शाहरुख और मनोज जी का जिक्र किया आपने। मैं मनोज जी से पूछना चाहूंगा कि उसमें किताब में एक प्रसंग है कि बैरी जॉन ने कुछ आप लोगों को एक वो दिया कि जहाँ प्रेजेंटेशन देना था, तो शाहरुख ने यही कहा कि मतलब मैं सुपरस्टार, उस पर उन्होंने अपना प्रेजेंटेशन दिया। आपने क्या कहा था? उन्होंने उस वक्त शायद खुद को सुपरस्टार के तौर पर ही रखा था। आपको कुछ याद है उस दौर का? मुझे हमेशा से लगता रहा, मुझे एक्चुअली याद नहीं आ रहा, लेकिन मैं एक ही टीचर के अंडर में हम लोग सीख रहे थे। वो 2 साल के लिए था, 1.5 साल के लिए शाहरुख था, लेकिन उसके सपने अलग थे, और वो कुछ और पाना चाहता था जो उसने पाया, और हम सबको उसका गर्व है। लेकिन साथ ही साथ मैं अपने बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत नज़दीक तक पहुँच गया, जो मैं चाहता था मैं बहुत नज़दीक तक पहुँच चुका हूँ। जो भी मेरा सपना था, जो मैं बनना चाहता था, मैं वही बना, मैं उससे कुछ अलग नहीं बना, ये ना कुछ इससे अलहदा कुछ बनना चाहता था। कि मैं शाहरुख का सपना जो था वो शाहरुख का सपना था, वो मेरा सपना जो था वो मेरा सपना था। हम दोनों की राहें अलग थी, हम दोनों की मंजिल अलग थी। मेरे ख्याल से हम दोनों ने अच्छी बात ये रही बैरी की इन दोनों स्टूडेंट्स के साथ में कि दोनों को वो अपने अपने मकाम मिले, अपने अपने मंजिल मिले, जो कि अपने आप, इसीलिए चूँकि मुझे एक मनोज बाजपेयी जिस तरह काम करता है उस रूप में मुझे जाना जाता है, शाहरुख एक सुपरस्टार है उसके रूप में जाना जाता है। मुझे लगता है ये दोनों को इसलिए भी साथ जोड़ के देखा जाता है क्योंकि एवरीबॉडी लव्स अ कन्फ्लिक्ट, क्योंकि उसमें गुंजाइश बनती है। तो एक कॉमन बिंदु बैरी जॉन था और फिर सत्या वर्सेस कुछ होता है। जी जी जी। तो एक कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है परसेप्शन में, थोड़ा ड्रामा बनता है। ड्रामा बनता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो उसकी वजह से मैं उस शाम में जाना चाहता हूँ जहाँ वर्षा अग्निहोत्री आपकी बाहों में है और सेट गिर जाता है। झोपड़ी थी क्योंकि उसको पढ़ते ही मुझे आपने जो पटाख से रसगुल्ला उठा के खाया था स्कूल में, मुझे वो याद आया। और फिर मैं फैमिली मैन में भी दे इम्प्रोवाइज क्या हुआ था? वो अब गिर गया। अब इतना मतलब हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ पे अब पर्दा गिरने वाला है, लाइट ऑफ होने वाली है, नाटक खत्म। और वो नाटक ऐसा था कि नेटुआ नाटक ऐसा था कि मुझे लगता नहीं है कि मैं अपने जीवन काल में उस तरह का
रचनात्मक अनुभव या उस तरह का दर्शकों का मतलब जिसे कहें उनको उस तरह की आवाज़ें हॉल में, उस तरह के जिसे अपलॉज, तालियां, और जिस तरह से मेस्मराइज होकर के लोग देखते थे, वो ऊर्जा, इस मंच पे वो ऊर्जा ऐसी होती थी जैसे लगता था कि आग निकल रही है। वैसा जिन जिन लोगों ने उस नाटक को देखा है, ये उनके शब्द हैं। और मैं करते हुए पूरे 2 घंटे, पौने 2 घंटे मैं कुछ और होता था। मैं ऐसा लगता था कि मैं ट्रांसपोर्ट हो गया किसी और दुनिया में, किसी और जगह पर ट्रांसपोर्ट होता था मैं। और अभी अंत होने वाला है, और नेटवा झमना कैरेक्टर था, मेरे कैरेक्टर का नाम था झमना। झमना जो है वो चीख के बोलता है, हम अपने पेट के खातिर लड़ते हैं, ऐसा कुछ था। हम अपने पेट के खातिर नाचते हैं सरकार, है ना। तो और उस तक गिर गया। मैंने जो है एहसास हुआ कि गिरा। अच्छा, आपने देखा भी नहीं क्योंकि आपका फेस तो इधर हाँ, है। इधर आगे है सब फेस। और मैंने अपनी पत्नी को पकड़ा हुआ है, वर्षा पत्नी का किरदार निभा रही थी। और उसके बाद पता नहीं अब जितना गिराइए, हम कुछ हम हमारे घर कुछ जितना गिराए सरकार, कुछ हम नाच के बनाते रहेंगे। हम पेट के खातिर नाचते हैं सरकार, कुछ कर दिया मैंने। और लोगों को बड़ा मजा आया कि क्या क्रांतिकारी डायलॉग। हाँ। अरे क्या मतलब। और अंत में लोग आके डायरेक्टर से भी पूछ रहे हैं, मुझसे भी पूछ रहे हैं कि यार किसने लिखा है वो लास्ट वाला डायलॉग। और वर्षा जोर से हंस रही है क्योंकि उनका फेस मेरे वो यहाँ पे उसको मैंने चिपकाया हुआ था, और मैं एहसास हो रहा है मुझे कि वो हंस रही है। और मैंने उसको जोर से दबा दिया, और ताकि वो उसके पीठ ना हिले, हंसता हुआ पीठ न दिखे उसका। कमाल है। रतन वर्मा की ये कहानी है, हंस पत्रिका में छपी थी, और ये कहानी नेटुआ की शक्ल में आ पाई क्योंकि बिरजू महाराज को फुटबॉल लग गई थी। उन्होंने हमारा खेलना बंद करवा दिया था। वो डबल दुश्मन थे। लेकिन बहुत प्यार करते थे मुझे, मतलब यहाँ भी, और ख़ास करके नेटवा के बाद जो कथक केंद्र के जितने बिरजू महाराज जी को बहुत तारीफ, उनको सारे शिष्य जाकर के बोलते थे। उन्हीं के तो एक चेले थे ना जो म्यूजिक कर रहे थे, जो सिखा रहे थे मुझे, जिन्होंने मुझे सिखाया। वो कथक की बहुत सारी मुद्राएं और उसके ताल और पैरों का जो पैरों की गति, सब कुछ मैंने वहीं से सीखी थी जी। एक और तकलीफ है कि आप रिहर्सल कर रहे हैं जब शहर हमारा सोता हैगा, हाँ, और स्लिप डिस्क हो जाता है जी। बहुत, मैं बता नहीं सकता हूँ। कुछ एक जीवन की ऐसी चीज़ें हैं जिसका मलाल बड़ा है कि मैं जब शहर हमारा सोता है का शो नहीं कर पाया। और मैंने उसकी रिहर्सल की थी 2 महीने, और 2 महीने हर दिन 16 घंटे मैं मेहनत करता था, और बहुत तारीफ़ मिलती थी मेरे, क्योंकि उसमें म्यूज़िकल था, वो वेस्ट साइड स्टोरी का एडाप्टेशन था जैसे पीयूष ने किया था। और उसमें नाच गाना और गाना भी था मुझे, और गाने की बड़ी रुचि, गाने में बहुत रुचि रही हमेशा से सीखने की। और नाचता भी था मैं, और नाचना भी उस समय जिस तरह कोरियोग्राफी हुई उसमें मैं बहुत अच्छा कर रहा था, प्लस अभिनय था। बहुत मेहनत, 16 घंटे आप रोज़ काम कर रहे हैं, 17 घंटे, कितनी बार तो 3 घंटे 4 घंटे सो के वापस रिहर्सल पे पहुंच जाते थे हम लोग। और फिर पीठ का ऐसा चक्कर हुआ मेरा, जो आज तक मैं जिससे जूझ रहा हूँ मैं, वो इसलिए हुआ था क्योंकि मैंने उलझन करके एक नाटक किया था जिसमें मेरा किरदार एक ऐसे आदमी का था जो बचपन से भेड़ों के बीच में रहा है, और जो गडेरिया है उसने कभी उसको आदमी की तरह से होने ही नहीं दिया, ट्रीट ही नहीं किया, उसको जानवर की तरह से ट्रीट किया। अब वो गडेरिया के लिए भेड़ों को काबू में रखने वाला एक 4 पाँव वाला व्यक्ति है। तो 4 पाँव पे रिहर्सल आप 1.5 महीने 2 महीने कर रहे हैं, और 4 पाँव पे पूरा शो कर रहे हैं, तो पूरी मेरी पीठ के जो मसल्स थे वो जा चुके थे, और मैं इंजेक्शन ले के मैं शो करता था। और हम लोग के दोस्त थे डॉक्टर सुशील, अब आजकल अमेरिका में है,
वो मुझे आके इंजेक्शन देते थे ताकि मैं शो कर पाऊँ। जब शहर हमारा सोता है जब हो रहा था तब तो काफ़ी उसको थेरेपी वगैरह करके ठीक कर लिया था मैंने, लेकिन शो से 2-3 दिन पहले ये ऐसा हादसा हुआ। और फिर उसके बाद मैं जाता था हॉल में, शो देखता था, बैठता था और रोता था देखता था, मैं रोता था, क्योंकि उसका मलाल मुझे बहुत हुआ था, बहुत ज़्यादा मलाल हुआ था। गजराज ने किया था उसे जी, उसने संभाल दिया था ताकि शो हो पाए। आप बोल रहे थे एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, खासतौर पर जब आप एनएसडी का दौर बता रहे थे कि बार बार देख रहे, मैं सुन के एंजाइटी में आ रहा था जी, और आप पे वो बीती है जी। तो लोगों को लगता है ना, अच्छा मनोज बाजपेयी एकदम मुंबई को चुनौती देता भीकू मात्रे, और फिर तमाम रोल एक एक करके, और सबको वो रामचंद्र सिरस के जिस रोल के आपने सीन का जिक्र किया है कि जिसमें वो बस ऐसे पैर हल्का थपथपा रहे हैं, हाथ मूव कर रहे हैं, पर ये तो इतनी ज्यादा तैयारी कर, इसमें आप भी देखो ना किससे, मतलब हालांकि निश्चित तौर पर से 10% किससे ही हमें मिले हैं, क्योंकि वो तो एक लिमिटेशन है, लेकिन आप एक एक किस्सा ऐसा है जब लगता है कि यार बॉस कितना संघर्ष, मतलब हद कर हो गई ना, अब खत्म करो इसको ये है। आप देखो मतलब चलते ही चलता बम्बई पहुंच जाता है बंदा, तो फिर बम्बई का अलग तरह का संघर्ष है। और वहां वो लाइन लिखी भी है मैंने कि जिसके पास 10 बरस का दिल्ली रंगमंच का अनुभव है और दिल्ली रंगमंच का सितारा, मैंने कई सारे लोगों से बात करी और उन्होंने कहा, मतलब क्योंकि मैंने तो नहीं देखा है वो दौर और नाटक नहीं देखे, ये दुर्भाग्य है, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं बॉस, मनोज वाजपेयी वो उस वक्त स्टार बोलती थी, एनके शर्मा, पीयूष मिश्रा, मनोज वाजपेयी। अगर 10 साल जिसने दिल्ली रंगमंच को जिया और सितारा रहा, और वो बंबई जाके एक रोल दौड़ के लिए जा रहा है, यहाँ जा रहा है, मतलब अच्छा देखिए ये जिक्र कर रहे हैं, जरा बताइए वो शिकस्त के लिए जब आपने प्रोड्यूसर को फोन किया और कमबख्त बोला कि एक ही एपिसोड का पैसा नहीं। अनुभव सिन्हा से मैं बहुत गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने स्टैंड नहीं लिया था मेरे लिए, और मैं उसको गाली देता हूँ आज भी। अनुभव सिन्हा, ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, ये इंटरव्यू में बोल देते हैं, ऐसे इन्होंने बोल दिया कि वो स्कॉच पीता था, हमको रम पिलाता था, बाद में सब तेल मसाला लगा के कर देते हैं और ये लोग जाके फिर अपना बैठ जाएंगे साथ में। हाँ। दोस्तों के साथ में तो ये लिबर्टी है, ये छूट ले सकते हैं। हमको क्लियर करना पड़ रहा है। जी बताइए। नहीं, वो उसने मुझे, अनुभव ने ये को जब ये सीरीज मिला था टीवी के लिए करने के लिए, तो उसने एक चीज़ किया था कि मुझे इस सीरीज में मनोज बाजपेयी चाहिए, चाहे किसी भी रोल में। अब फिट कर दिया अंदर, तो उसने रोल क्रिएट किया मेरे लिए, गूंगे का रोल। और मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि विनीत जो कि माफिया लॉर्ड का किरदार कर रहा था, उसका राइट हैंड आदमी जो है वो गूंगा है और वो बोलता नहीं है ना, और लेकिन वो राइट हैंड क्या, सबसे बड़ा सेवक भी वही है और सबसे खतरनाक भी वही आदमी है उसके आसपास में। तो रोल तो बहुत ही बढ़िया था, लेकिन 4 एपिसोड हो गया। हम तो बहुत मरी की स्थिति में थे कि हम शूटिंग पे जाते थे, तो उस दौरान में शूटिंग का एक नियम होता था कि आपको कन्वेंस मिलेगा। कन्वेंस के लिए हम लोग लाइन में खड़े होते थे, 100 रुपया मिलता था। वो 100 रुपया हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ होती थी, क्योंकि वो 100 रुपया डिवाइडेड होता था कि इतना के चिकन चाउमीन आएगा और इतने के बियर आएगा और इतना जो है रिक्शा में जाएगा, ठीक है। वो एकदम डिवाइडेड होता था, फिक्स था। और मीटर जहाँ पे लगता था कि अभी वो 100 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग स्कूटर वहीं पे रोकते थे, उतर जाते थे, फिर पैदल। अब बियर भी है, अब बियर भी चला रहा है, मस्ती में चला रहा है हम लोगों को। तो हमें लगा कि 4 एपिसोड है, उसके बाद पैसा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक 100 रुपये का जो कन्वेंस आ रहा है, ये हमको जो है हमको ये एहसास नहीं होने देगा कि हम गुर्बत में हैं। अब 4 महीने के बाद जब पैसे के लिए मैं गया, तो उसने कहा कि 4000 रुपया पर एपिसोड है तुम्हारा। प्रोड्यूसर ने कहा, मैंने कहा जी। अरे भाई तुमको 4000 रुपये क्यों मिलना चाहिए? मैंने कहा ये तो फिक्स आप ही लोगों ने किया हुआ है, तो मुझे क्या पता कि मुझे क्यों मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलना चाहिए। नहीं तो तुमको तो 2000 रुपये मिलने चाहिए। मैंने कहा 2000 रुपये क्यों मिलना, 4000 रुपये आप ही ने फिक्स किया है, तो मुझे 2000 रुपये क्यों मिलना चाहिए? तो ये तो डायलॉग बोलने के लिए किया था ना, डायलॉग किधर है तुम्हारा?
मुझे तो अनुभव ने बताया नहीं कि तुम्हारा कोई डायलॉग नहीं है। जब डायलॉग ही नहीं है तो उसमें तो फिर आधा होगा ना फिर पैसा। अब मैं और मेरा जो गुस्सा है कि पकड़ के कॉलर और अब ठेठ सोचिए- बिहारी अंदाज में जरा दो चार इनको दे के, हाँ, तो अब वो सारा जो है ना, वो सारा उस दौरान में जब उसने ये बोला तो कई तरीके से अपमानित मैंने महसूस किया, एक अभिनेता के तौर पे, एक अभिनेता के पूरे क्राफ्ट को लेकर के, और इतना सारा काम करने के बाद फिर गुर्बत भी है। इस आदमी को ये कुर्सी पर बैठे हुए इस बात की समझ नहीं आ रही है कि जो व्यक्ति इसके सामने खड़ा है वो 4 एपिसोड कर चुका है और उसके काम को ये पूरे तरीके से उसको उस काम को ही ये नकार रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, उस काम को रिजेक्ट कर रहा है और ये कह के कर रहा है कि मैंने कोई काम ही नहीं किया है। तो मुझे सच में ऐसा लगा कि मैं कूद जाऊं, मतलब ऐसा अंदर से जो झोंका आया मेरे अंदर से, जो गुस्सा जो मेरा कि ऐसा आया कि मैं इसके ऊपर छलांग लगा दूं। अगर यही है कि आपने मारा नहीं, और पता नहीं क्यों नहीं हुआ सौरभ, मैं ये भी बता दूं, शायद भगवान चाहता था कि यहाँ से बात आगे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, तो भगवान ने शायद रोक दिया कि मेरी मंजिल कहीं और है। और मैं वहाँ से निकल करके मैं लगातार चलता रहा सड़क पे, चलता रहा, क्योंकि गुस्सा इतना था कि मैं चलता रहा और गुस्से में ही चलता रहा। मैं बहुत दूर तक चला गया, मैं जुहू बीच तक चला गया और मुझे तब एहसास हुआ कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ। फिर मैं चाहता था कि अनुभव मेरे लिए स्टैंड ले, जो कि वो कहता है कि उसने स्टैंड लिया था और जिसका मुझे नहीं पता है, क्योंकि मैंने उससे इतना नाराज़ हुआ था कि मैंने अनुभव से बात करना बंद कर दिया था। तो मेरे लिए सबसे बड़ा हथियार होता था कि अगर मैं गुस्सा नहीं दिखा पाया तो मैं बात करना बंद कर देता था, चुप्पी। तो ये मेरे बचपन का जो मैंने बताया था आपको, वो मेरा चुप हो जाना भी वही चीज़ दर्शाता था जो मेरा गुस्से के रूप में जो इजहार होता था। और ऐसा भी होता था क्या कि जिन पे गुस्सा नहीं दिखा पा रहे उनसे वो, और दोस्तों के हिस्से में भी बहुत चुप्पी आई है, क्योंकि इस किताब में जिक्र है जी, नहीं दिखा पाया तो मैं दूर हो गया। इसीलिए मुझे ये भी लगा कि आपने जो शुरुआत में कहा वो सत्य है, क्योंकि इसमें कई ऐसी चीजें भी हैं जो आपको ग्रे शेड में दिखाती हैं, जी, है ना। जैसे आपने दोस्तों से कह दिया कुछ इस आशय का कि यार सबको मेरे कंधे पे सवार होकर ही निर्देशक बनना है क्या। हाँ। तो तिग्मांशु, विशाल भारद्वाज, अनुराग कश्यप, है ना, इन सारे लोग, और ये बड़े नामचीन डायरेक्टर हैं, इन्होंने बहुत नई चीजें जोड़ी, और ये सब आपके बिल्कुल शुरुआती दिनों के दोस्त हैं। लेकिन इनकी फिल्मों में आप और आपकी फिल्मों में ये नहीं दिखते हैं पोस्ट सत्या। पोस्ट सत्या देखिए, अनुराग के साथ में मैं ये साफ कर चुका हूँ और गैंग्स ऑफ वासेपुर के लोगों के सामने उनको गवाह बना करके रख करके, इधर अनुराग और मैं, क्योंकि मेरा स्वभाव हमेशा से ये रहा है कि कोई लाग लपेट नहीं, पीठ पीछे कुछ भी नहीं, तो सबको जो है सामने बिठा करके कि ये हुआ, आप लोग बताइए, आप जज हैं कौन सही है। अब ये अनुराग बताएगा कि उन्होंने क्या बोला। अच्छा ये बताइए, मैंने ये वाला किस्सा नहीं बताया, इसीलिए मैं गैंग्स ऑफ वासेपुर के सेट पर मैं आपको अगले एडिशन के लिए जो कह रहा हूँ कि ये वाला नहीं बताया। नहीं, लेकिन दोस्तों के साथ में मैं ये कर सकता हूँ कि भाई तू बता कि तुझे कहाँ बुरा लगा, मैं बताऊंगा कि मुझे कहाँ बुरा लगा, और उसमें 2-3-4 साथ के कॉमन फ्रेंड को रखेंगे, फिर वो उनके हाथ में है कि भाई वो बताएंगे कि मैं कहाँ गलत था या वो कहाँ गलत है। ये बड़ी अच्छी बात है, मेरे ख्याल से बड़ा डेमोक्रेटिक है, बड़ा स्वस्थ भी है। अच्छा ये बताइए, हाँ, जहाँ तक बात है विशाल की, तो बहुतों को नहीं पता है कि विशाल की पहली फिल्म जब विशाल डायरेक्टर बनना चाहते थे तो बर्फ स्क्रिप्ट जो है वो 2 स्क्रिप्ट दी थी उन्होंने, तो मैंने कहा था कि विशाल ये वाली फिल्म बनाओ। अब मैं क्या करूं, जब शूटिंग के 10 दिन पहले कुछ ऐसा संकट आया कि फाइनेंसर जो थे वो फुल आउट करके बैक आउट कर गए। नहीं, बैकआउट नहीं किया, मतलब फाइनेंसर बहुत चाहते। अब बाकी बात आप लोग समझ सकते हैं। तो वो फिल्म रुक गई फिल्म, क्योंकि उनके ऊपर संकट आ गया, तो फिल्म रुक गई। अब जब रुक गई तो मैं उसमें उसके बाद तो मेरा कोई उसमें भूमिका बनती ही नहीं है, वो फिल्म बंद भी हो गई। उसके बाद से जो भी काम किया उन्होंने क्यों नहीं लिया,
या सोचा कि लेने के लिए, या क्यों नहीं सोचा, ये सब बातों पे मैं ज़्यादा नहीं जाता हूँ। ये उनका काम है, वो जिसको चाहे मुलाकात होती है? नहीं, बिल्कुल मुलाकात होती रही है बाकायदा। अच्छा। अच्छी बातचीत होती है। हाँ, और फिर बाद में जब वो मकबूल बना रहे थे तो मैंने बहुत बार बोला उनको कि मुझे भी कंसीडर करो, बहुत बार मैंने निवेदन भी किया था, लेकिन डायरेक्टर थे वो, तो उनको लगा कि शायद इरफान ज़्यादा उचित रहेगा उस रोल के लिए। उसमें कोई लाग लपेट नहीं है, उसमें कोई बुरा नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो निर्देशक है, वो राइटर है, उसका पूरा हक है कि अपने हिसाब से अपने अभिनेता का चुनाव करना। और इन सब बातों को लेकर के ये फिर बचकाना बात होगी कि उसने मुझे क्यों नहीं लिया। नहीं भाई, उसने नहीं लिया क्योंकि मैं उसके कल्पना में नहीं आता हूँ। मेरा जो व्यक्तित्व है उसके चरित्र में मैं नहीं फिट होता हूँ उसके हिसाब से। मैं चाहे भले ही काम, मैं अभी भी मानता हूँ कि जैसे मैं हैमलेट बहुत करना चाहता था। मैं जब वो हैदर बना रहा था तो शायद मैं हैदर के लिए उससे संघर्ष करता, लेकिन तब तक मेरी उम्र जा चुकी थी। हैमलेट जो था वो 25-26 साल का नौजवान हो सकता है, वो 36 साल और 40 साल 45 साल का आदमी नहीं उस रोल को प्ले कर सकता है। तो इसलिए मैंने हैदर के लिए कभी संघर्ष नहीं किया। जयते की क्या कहानी थी? वो क्या है? अनुराग की जो फिल्म थी। नहीं, अनुराग की नहीं थी, अनुराग ने लिखी थी। अच्छा, लिखी थी, वही। हाँ, हंसल ने बनाई थी, लेकिन हम लोग साथ में थे उस दौरान में। उसमें तो मतलब वैसे वो बन शायद वो मेरे ख्याल से वो फिल्म में मैं फिट नहीं होता था। हंसल और मैं और अनुराग भी मिला हंसल से मेरे ही कारण। हाँ, क्योंकि हंसल मेरा मित्र था बहुत पहले से, मेरे शुरुआती दिनों, मुंबई के शुरुआती दिनों से। और आशीष विद्यार्थी ने मुझे मिलवाया था हंसल मेहता से, क्योंकि आशीष विद्यार्थी एक शॉर्ट फिल्म कर रहे थे मेरे ख्याल से जी टीवी के लिए या दूरदर्शन के लिए। तो आशीष विद्यार्थी मेरे बहुत ही परम मित्र रहे। तो वो मुझे दिल्ली के दिनों से थिएटर के हमने थिएटर नहीं, कॉलेज के समय से मैं उनके घर आता जाता रहा। और मैं उनके माता पिता मेरे माता पिता की तरह से रहे हमेशा। मेरे अपने माता पिता की कमी को आशीष के माता पिता ने पूरा किया जब मैं यहाँ पे था। बहुत ख्याल रखते थे वो लोग। तो आशीष विद्यार्थी ने कहा कि चल तुझे मैं अपने डायरेक्टर से मिलवाता हूँ, तू काम मांग उससे। तो हंसल से मैं मिला, फिर हंसल से दोस्ती भी हो गई, और हंसल से दोस्ती बड़ी गाढ़ी रही, जो कि आज तक चल रही है। बीच में उनके साथ भी मन मनोवल होता रहा है, रूठना भी हुआ है, सबके साथ हुआ है। झगड़ा हो गया था? झगड़ा सबके साथ, क्यों नहीं भाई। सब लोग जो है बड़े क्रांतिकारी लोग थे, और मुझे बात बुरी लग जाती थी मुझे, और थोड़ा सेंसिटिव टाइप का आदमी रहा हूँ। अब बात अगर बुरी लगती भी है तो इमीडिएटली मैं उसको एनालाइज कर लेता हूँ दूसरे व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। उस समय मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू को मानता ही नहीं था। मुझे लगता था कि जो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा है वही सब कुछ है। अच्छा, ये तो बड़ी बात है जो बुरी लग गई। एक छोटी सी बात है जो आप मुझे बताइए, आपको बुरी लगी कि नहीं? कौन सी? शूल फिल्म की शूटिंग हो रही है, एक्टर मनोज वाजपेयी अपने सीन की तैयारी में हैं, भीड़ की तरफ नजर जाती है और भीड़ में इन्हें अपने पिताजी राधाकांत वाजपेयी जी नजर आते हैं, और ये थोड़ा कि आप यहाँ क्यों हैं, और बाद में इनको पता चलता है कि वो हमें नहीं, रवीना टंडन को देखने आए थे। मुझे बुरा इसलिए लगा क्योंकि अभी तक मैं उनके पास ही था शूटिंग पे आने से पहले। हाँ, बेतिया शहर में शूटिंग हो रही थी, सब लोग रुके हुए थे मोतिहारी में। हाँ मोतिहारी जो कि वहाँ से 1-1.25 घंटे दूर है जी। तो शूटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पे आए थे, और सारी की सारी यूनिट मोतिहारी से ट्रैवल कर रही थी हर दिन। मैं यहाँ मेरे बेतिया शहर में माता पिता रह रहे थे, वो इसलिए रह रहे थे वहाँ पे क्योंकि वो अपना इलाज कराने भी आए थे, और मेरी बहन का भी कुछ काम था, और हुआ कि भाई शूटिंग भी होगी तो यहीं रह जाते हैं, मनोज आया करेगा मिलने के लिए। तो मैं जाता था, मैं उनके साथ ही रहता था, रात को वहीं उधर ही सोता था, खाता पीता वहीं था, और फिर वापस शूटिंग पे आता था मैं। लेकिन मैंने कहा कि आने से पहले इन्होंने कहीं बोला ही नहीं कि ये शूटिंग पे आने वाले हैं, और आए हैं तो एकदम सामने खड़े हैं मेरे आईलैंड पे, और आईलैंड पे मैं अपने पिताजी को देखते हुए मैं कोई दूसरा किरदार कैसे कर सकता हूँ, इसकी आदत मुझे नहीं है। क्योंकि मेरी पूरे रंगमंच के समय से लेकर के स्कूल के में नाटकों के मंचन से लेकर के एलोक्यूशन कॉन्टेस्ट जहाँ ज़्यादातर उपस्थिति रही नहीं थी उनकी, है ना। तो मैंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो तू काम करो ना, हम आइल रवीना के देखे खाती।
अच्छा, ये तो हंसी मजाक की बात हो गई। तब आपकी यूनिट के लोग कितने सकते में थे जब वो एक तमंचा चाहिए था और भीड़ से एक आदमी ने तमंचा निकाल दे दिया? वो लोग काफी सख्ती में थे, लेकिन मेरा चेहरा आपको idea होगा। हाँ, मेरा चेहरा शांत देख करके उनको अचानक लगा कि शायद ऐसी कोई अनहोनी बात नहीं है। यशपाल शर्मा जो है वो एक्टर था उसमें, तो वो जो है वो आज तक वो किस्से वो सबको सुनाता रहता है। लेकिन अब एक बिहार में एक समय था जब वहाँ के युवा जो है वो रखते थे सबके सब, हाँ, मतलब अपनी अपनी सुरक्षा के लिए एक, और सबसे कमाल की बात ये है कि सब एक दूसरे से ही खतरा है भैया, एक दूसरे से ही खतरा रहता था। अच्छा, तो ये तो हंसी मजाक में टल गया, लेकिन पटना में कुछ ऐसा हुआ था कि आपने तमचिया दिया था। काहे के लिए बात करते हैं, आपकी बिरादरी के लोग जो है गुस्सा तो क्या हो गया भाई, कोई बदतमीजी करेगा तो है ऊपर थोड़ी है। क्या हुआ था उसमें? मुझे हमेशा से लगता रहा है और आज भी, और मेरे रंगमंच के दिनों में भी, शायद मैं जिस माँ की औलाद हूँ उस माँ का पूरा वर्चस्व रहा है हमारे परिवार पे। तो मेरे पिता भी उसमें दूसरे नंबर पे आते थे। मेरी माँ का जो है माँ की हुकूमत चलती थी। तो माँ की जब हुकूमत चलती थी और जब मैं इस तरीके के मैं परवरिश का हिस्सा रहा हूँ, मुझे आज भी जो है किसी लड़की से एक एम्बैरेसिंग सवाल करते हुए या इनसेंसिटिव कोई सवाल करता है या फिर कुछ इस तरह के भद्दे कुछ टिप्पणी करता है, तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है सौरभ। मैं अभी भी बहुत ही इस मामले में नाजुक हूँ, बहुत ज़्यादा। उस पर कंट्रोल करना मेरे लिए अभी भी शायद मुश्किल होगा। तो और ये मेरे साथ में हमेशा से रहा है। मैं अपनी बहनों को बेतिया शहर में जब फिल्म उनको देखनी होती थी तो मैं लेके जाता था उनको फिल्म दिखाने, और फिर 20 सीट पीछे हम सारे दोस्त बैठते थे। वो इसलिए नहीं कि मैं उनकी स्वतंत्रता में कोई दखल देने के लिए, इसलिए मैं चला जाता था ये दिखा करके कि मैं जा रहा हूँ, आपको बिठा दिया, अब आप लोग फिल्म देखिए। जबकि सत्य ये है कि हम लोग पीछे से बैठ करके नज़र बनाए रखते थे कि कोई ऐसी अप्रिय घटना ना घटे जिसके बाद चीज़ें बिगड़े। तो जब मेरे साथी कलाकार के साथ, जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, इस तरह की भद्दी टिप्पणी जो लगातार होती रही, लगातार हो रही थी, हाँ, मतलब 2-3 बार वो बात हुई और मैं बगल में बैठा हुआ था, और उस पूरे अपमान को मुझे बुरा 2-3 बात। एक तो बिहार में लेके आया था इनको, तो मेरे लिए मेज़बान थे महेश भट्ट, पूजा भट्ट मेरे लिए मेज़बान थे, और मैं चाहता था कि एक अच्छा अनुभव लेकर के यहाँ से जाएं। और दूसरा ये था कि इतनी भद्दी बात कोई पढ़ा लिखा आदमी कैसे कर सकता है। ये तो चीज़ मैं तो अपने बचपन में देखा, बेतिया शहर में जब लोग इस तरह की भद्दे टिप्पणियाँ करते थे लड़कियों पे, ये मैं तब देखता था। या मैं रंगमंच के समय में डीटी से बसेज में सफ़र करता था, मेरे बड़े झगड़े होते थे सौरभ। आप मारपीट की बात, जो आप मेरे बेतिया शहर के समय की बात कर रहे हैं, डीटीसी बसेज में मेरे जितने झगड़े हुए हैं, मेरे पूरे बिहार के मेरे वास के दौरान कभी ऐसा नहीं रहा। लेकिन बहुत झगड़े हुए, इतने झगड़े हुए कि कई जगह मुझे बुरी तरह मारा भी गया था, क्योंकि मैंने अनजान लड़कियों के लिए जो है स्टैंड लिया। तो उससे मैं आज तक उबर नहीं पाया हूँ। वो मेरे ख्याल से मैं उबरना भी नहीं चाहूँगा कि कहीं ना कहीं तो खड़ा तो होना ही पड़ेगा। तो ऐसी घटना हुई थी जहाँ पे मैं अपने आप को नहीं रोक पाया था। इसके लिए शर्मिंदा हूँ मैं आज तक कि मुझे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, शायद क्योंकि वो महाशय जो थे थोड़े से शराब के नशे में भी थे, है ना। तो कई सारी चीज़ें मिला जुला करके मेरे लिए बड़ी अप्रिय हो गई थी। अच्छा, मैं सत्या और उसके बाद के दौर में दाखिल हूँ। मुझे एक क्राइम रिपोर्टर याद आ रहे हैं जिनको आपने फ़ोन किया और फिर उन्होंने कुछ पुलिस वालों को भेजा था आपकी शादी में सुरक्षा के लिए, राजेश जोशी। हाँ, जनसत्ता में क्राइम रिपोर्टर हुआ करते थे जी। वो भी एक मुश्किल फेज था। हाँ, मुश्किल था, लेकिन उसके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि जहाँ पर दूसरे व्यक्ति की सहभागिता ना हो और जहाँ पे दूसरा व्यक्ति जो है, अब बड़ा सेंसिटिव मसला है वो। मैंने अभी, पर आपने इनको किताब में लिखने से नहीं रोका?
कभी भी किसी को नहीं रोका। हाँ, क्योंकि इन्होंने लिखा है लेकिन उसमें। लेकिन मैं बात नहीं करता हूँ। हाँ। तो इसलिए जो है आपके लिए ये टफ कॉल थी? बिकॉज पीपल आई गॉट टू नो अबाउट इट बाय दिस बुक। टफ कॉल इस सेंस में मैंने उसमें जिक्र भी किया है, एक विकिपीडिया वाला, जब मुझे ये बात थी मालूम पड़ी तो मैंने मनोज जी को फोन कर दिया कि साला विकिपीडिया में किसी ने छेड़छाड़ की है। तो मनोज जी ने कहा नहीं ऐसा नहीं है, वो बात उतनी सही है। लेकिन जब मैं रिसर्च कर रहा था अपनी, तब ये समझ में आया कि इस बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, बहुत लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है कि जैसे मैं उदाहरण की, मनोज जी का पहला विवाह जो है बिहार की किसी लड़की से हुआ और सफलता पाते ही इन्होंने छोड़ दिया। यार ये फिर क्यों छोड़ दिया? आपकी एक लेखक के नाते आपकी इच्छा होती जानने की बॉस क्या वजह रही होगी। तो जब उस प्रकरण में झांकने की शुरुआत हुई तो वो उतना ही किस्सा, हालांकि मैं ये मानता हूं कि मनोज जी के जिन दोस्तों ने मुझे बताया उन्होंने बहुत संभल के बताया, उन्होंने वही बताया जो वो शायद बताना चाहते थे। उनको भी जिक्र था कि यार मतलब, लेकिन वो जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त था और उसके बिना कहानी पूरी नहीं होती, इसलिए मैं ये भी नहीं चाहता था कि मैं उसका जिक्र ना करूं। और फिर मैंने मनोज जी का एक इंटरव्यू मुझे मिल गया 2002 का टाइम्स ऑफ इंडिया का, जिसमें मनोज जी ने जिक्र किया है 4 लाइनों में। तो मुझे फिर ये समझ में आ गया कि मनोज जी ने भी जिक्र किया है, ऐसा नहीं है कि मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब बोला है इन्होंने। तो फिर बोला है तो फिर मिस इन्फॉर्मेशन को क्रैश करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप बेसिक फैक्ट्स बता दो। हाँ, और फिर ये भी नहीं था कि मनोज जी का नहीं मिला मुझे, वो 4 लाइनें 5 लाइनें टाइम्स ऑफ इंडिया के इंटरव्यू में कोट थी, जिसमें बाकायदा नाम वाम सब कुछ था। नाम तो मैंने बदल दिया, लेकिन नहीं, वो तो वैसे ठीक किया। और फिर कुछ बरस, कुछ संघर्ष के बाद एक पार्टी में लड़की मिलती है, खूब सारा तेल लगाया है, चश्मा, तेल। अब वो कहती है कि बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। नहीं, वो तो खैर वो मेरे ख्याल से बड़ी खूबसूरत घटना थी मेरे लिए, मेरे जीवन में। और भला हो बैंक के उन अधिकारियों का जिन्होंने कह दिया था लोन तभी देंगे जब ब्याह करोगे। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, वो शादी, लेकिन ये जैसा मैं कहूँ कि जो शबाना के साथ जिनको नेहा के रूप में जाना जाता था उस दौरान में, तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग है। मैं हमेशा कहता हूँ कुछ डिवाइन इंटरवेंशन होते हैं जीवन में। बहुत कुछ लिया, हाँ, पर कुछ मिला भी बहुत कुछ, बहुत मेरे लिए मेरे जीवन का जो सबसे बड़ा भगवान का गिफ्ट रहा है वो शबाना का मेरे जीवन में आना, और वो और उसके बाद मेरी बिटिया का। तो ये 2 औरतें जो हैं मेरे जीवन में, मेरी माँ के बाद, इन्होंने जो है मुझे पूरे तरीके से संभाल दिया, पूरे तरीके, और जितना और संभाला, और बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी आशा के, बिना किसी अपेक्षा के, और सिवाय मनोज वाजपेयी के उनको कुछ और चाहिए भी नहीं, बस उनकी मनोज वाजपेयी की उपस्थिति चाहिए, बस, बाकी कुछ नहीं। तो मेरे ख्याल से हमेशा कहता हूँ कि ये ब्लेसिंग है, ये मेरा परिवार मेरे लिए ब्लेसिंग है। आप कितने सकते में थे जब वो अलीगढ़ देख के ऑटो पकड़ के निकल गई थी? मैं जानता था कि ये ऐसा ही हुआ है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को जानता था। अच्छा। हंसल मेहता के लिए बड़ी मुश्किल हुई थी, उसे लगा कि शबाना को पसंद नहीं है। क्या हुआ? और वो बहुत देर तक बोलता रहा कि यार इतनी बुरी है क्या? मैंने कहा बुरी नहीं है भाई, मैं जानता हूँ शबाना को, शबाना तुम्हारे सामने रोना नहीं चाह रही थी। शबाना जो है अचानक उन्होंने अपने आप को कमज़ोर महसूस किया, और वो कमज़ोरी को तुमको नहीं दिखाना चाह रही थी, इसलिए वो 8 माले नीचे उतर गई, लिफ्ट भी नहीं पकड़ा, सीधे 8 माले उतर के गई। और हम लोग गाड़ी में आए थे सौरभ, वो नीचे जाके ऑटो लेके चली गई, ऑटो लेके। ना 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 ना, जानती थी कि अभी नहीं आएगा, क्योंकि अब डायरेक्टर से बात करेगा, ये होगा वो होगा, लेकिन वो भी ये भी जानते थे कि भाई मनोज को बात समझ में आ गई होगी इतना तो, लेकिन शी डिडंट वांट टू क्राई इन फ्रंट ऑफ हंसल। घर पे चर्चा होती है आप लोगों की आपस में सिनेमा के बारे में? बहुत ज़्यादा। क्योंकि हमने आपका घर देखा है एक वीडियो इंटरव्यू दौरान, तो वो फिल्मों के पोस्टर, वो सब चीजें, तो वो हमारे बीच में सिनेमा, अभिनय, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, पूरा सोशियोलॉजी, क्योंकि वो एक ऐसे परिवार से हैं जहाँ पे उनके पिता बड़े बड़े ज्ञानी थे, और बहुत सारी विषयों पे बातचीत, और उस तरह का संस्कार, उस तरह की परवरिश उनको मिली हुई है। मैं एक किसान परिवार से हूँ, लेकिन मेरा हम लोगों के परिवार में एक तो बिहारी थे, और दूसरा जो परिवार जिस तरीके का था, इसमें अखबार में जो खबरें आ रही हैं उसके जो राजनीतिक विश्लेषण और सामाजिक विश्लेषण बहुत होते थे। तो वो मेरी आदत बहुत ज़्यादा है पढ़ने लिखने की और बातें करने की। तो हम दोनों पति पत्नी, हमारा सबसे बढ़िया टाइम होता है सुबह, जब हम लोग चाय बना करके और वो कॉफ़ी पीती हैं, फिर हम लोग वो जो
दुनिया के पॉलिटिक्स, अलग अलग मुद्दे, उसके चीर फाड़, और फिर सिनेमा, फिर अभिनय, फिर अलग अलग अभिनेता के क्राफ्ट को डिस्कस करना, ये सारी चीज़ें होती हैं। अच्छा, हम लोग एक फिल्म के प्रीव्यू की बात कर रहे थे, अभी एक दूसरी फिल्म के प्रीव्यू पे चलते हैं, जब आप पहली दफ़ा अमिताभ बच्चन से मिले। जी बहुत ही कमाल का समय था। बहुत कम लोगों को पता है कि मैं उसके पहले राम गोपाल वर्मा, मैं और खालिद मोहम्मद, बहुत बड़े क्रिटिक। हाँ हाँ, जुबैदा जी। तो हम तीनों जो है गाड़ी में बैठ करके पार्टी कर रहे थे और अंदर बच्चन साहब जो है फिल्म देख रहे थे अपने परिवार के साथ। मैं थोड़े से टेंशन में था, क्योंकि अमिताभ बच्चन मेरे शुरुआती दिनों के बहुत बड़े हीरो, नायक, और जिनको देख देख करके जोश आता था कि एक्टर ही बनना है, और वो फिल्म देख रहे हैं, और उनको मैंने अब तक जो है कभी देखा नहीं था पर्दे के अलावा। अच्छा जी, पहली दफ़ा। और अंधेरे में गाड़ी खड़ी है और हम लोग पार्टी के अंदर, गाड़ी के अंदर पार्टी कर रहे हैं, और अंदर मेरा हाथ कांप रहा है कि अंदर अमिताभ बच्चन देख रहे हैं अपने परिवार के साथ। तो जैसे ही राम गोपाल वर्मा जी ने कहा कि भाई टाइम हो गया, मैं जाता हूँ, अभी फिल्म ख़त्म होने वाली है, तो मुझे उनको रिसीव करना पड़ेगा। तो चले गए। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम आओगे? मैं कहा नहीं सर, मैं बहुत नर्वस हूँ, मैं नहीं फेस कर पाऊँगा। वो अंदर गए, और खालिद मोहम्मद ने मेरे साथ बेईमानी की। उसने बताइए। उसने खालिद मोहम्मद ने अचानक से दरवाज़ा खोला और मुझे कहा कि 2 मिनट के लिए बाहर आओ। मैंने क्यों? 2 मिनट के लिए बाहर आओ। मैं बाहर आया, वो अंदर घुस करके उसने दरवाज़ा लॉक कर दिया। उसने कहा कि जाओ अमित जी से मिलो जा करके, तुमको यहाँ बैठने का कोई मतलब ही नहीं है, तुम्हारी फिल्म है, तुमको जाना चाहिए, पूरी दुनिया से तुमको तारीफ मिल रही है, पूरा इंडस्ट्री तुम, यू शुड गो, ही इज़ योर हीरो। अब मैं ऐसी जगह पे उसने मुझे छोड़ दिया है कि ना मैं गाड़ी में घुस सकता हूँ, क्योंकि लॉक कर दिया उसने, और दूसरी तरफ अब बच्चन साहब जैसे ही बाहर निकलेंगे उनकी नज़र मेरे ऊपर पड़ेगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ। तो धीरे धीरे करते हुए मैं, वो जो निकलने के साथ ही जो एक चौड़ी सी जगह होती है, वहाँ से मैंने कहा गलियारे में जाऊँगा तो वहाँ बाथरूम है। इमीडिएटली भाग के जा कर के बाथरूम के अंदर घुसने वाला था मैं, और जैसे ही घुसने वाला था उधर ही पीछे से आवाज़ आती है अभिषेक कि हेलो सर, हेलो सर। तो मैंने देखा, मैं अभिषेक, हाय अभिषेक, हेलो, ब्रिलियंट। उसको बहुत तारीफ करनी शुरू की, और बात कर रहा, मैं सुना हेलो थैंक यू बोले जा रहा हूँ, तब तक पीछे से एक भीम, एकदम रहीम शहीम आदमी जो है प्रकट होता है। पूरा ड्रामेटिक, सिनेमैटिक है ये पूरा। क्योंकि मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, अब मैं देख रहा हूँ कि एक लंबा सा एक कद वाला आदमी पीछे से आया, और उसको मेरी तरफ देख रहे हैं, और ये श्री अमिताभ बच्चन थे, जिनको पर्दे पे देखने के बाद पहली बार देख रहा था मैं, और वो भी नशे में हूँ मैं। जैसे ही उनको देखा, लिटरली मुझे लगा जैसे कि कान से सीटी की आवाज़ निकली। सीटी सुनाई दे रही है मुझे। हाँ। वो कुछ बोल रहे हैं जो मुझे वहाँ, उनकी आवाज़ मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन क्या बोल रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है। और क्योंकि सीटी की आवाज़ जो है वो लाउड होती जा रही है, और थोड़ा बहुत नशा भी है, और वो मेरा हाथ पकड़े हुए हैं, हाथ हिलाए जा रहे हैं, मैं उनकी तरफ देख रहा हूँ। और अंत में मैं ये बोलता हूँ किसी तरह से साहस करके, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ? 1 सेकंड के लिए वो रुके, फिर कहते हैं अरे भाई क्यों नहीं, और उन्होंने मुझे ऐसे गले मिलाया। हाँ। मैं वो पल भूल नहीं सकता अपने जीवन भर। ये फैन था, और उस समय उन्होंने मेरी जो तारीफ की, आप यकीन मानिए मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि वो बातें कान तक पहुंची ही नहीं, क्योंकि सीटी की आवाज़ ज़्यादा लाउड हो गई थी। और एक फिर दूसरे अमिताभ बच्चन है जो आपसे कह रहे हैं कि यार मुझे कुछ हो जाए तो जया को इन्फॉर्म कर देना। वो अक्स फिल्म के समय में
जी जी, हमको क्योंकि मुझे वो मेरा वो क्या है कि अमित जी को टांग खींचने की आदत है, खास करके उनकी जिनके साथ वो कंफर्टेबल हो जाते हैं। अच्छा। जी, तो उनको पता था कि मुझे वर्टिगो है, मुझे हाइट से डर लगता है, तो वो हार्नेस से बांध करके वो झरना पीछे है और मुझे और उनको लेके ऊपर जाना आज था। फिल्म की जी, शूटिंग के दौरान। और मैं बहुत डरा हुआ था क्योंकि इसकी तैयारी वो जबकि एक्शन वाले 4 दिन से कर रहे थे, बहुत ही खतरनाक दृश्य था वो। तो मुझे ये कहा गया कि ये बस आपको यहाँ बांधेंगे और लेक के बीच तक लेके जाएंगे, एकदम पानी ऊपर तक में अब आपका पैर रहेगा, और वहाँ से 10 फीट ऊपर लेके जाएंगे और थोड़ा सा ही छोड़ेंगे, बाकी हम लोग VFX स्पेशल इफेक्ट वगैरह में करेंगे, बाकी डुप्लीकेट ने ऑलरेडी कर लिया है करीब 80 फीट का। बस एक क्लोजअप शॉट चाहिए वो। क्लोजअप शॉट चाहिए। और मनाते मनाते इन लोगों के फिर अमित जी ने कहा तुम चिंता मत करो, ये सिर्फ 10-20 फीट लेके जाएंगे, हो जाएगा, है ना। और जैसे ही हार्नेस पहन करके फिर ये लेक के बीच में टांगते हुए लेके गए, और उसके बाद फिर मैं देख रहा हूँ कि 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, और मुझसे कहा गया कि सीधा देखते रहो, नीचे नहीं देखना। तो मैं सीधे की जगह मैं ऊपर ही देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा फीट ऊपर गया, और मैं चिल्ला रहा हूँ सर अमित जी ये ज़्यादा है सर, ज़्यादा है। कहता नहीं ज़्यादा नहीं है, वो तुमको डर लगता है इसलिए तुमको ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा नहीं है। और अचानक से मुझे लगा कि बहुत ऊपर जा चुके हैं, और डर मतलब वर्टिगो इतना भयानक रहा है मुझे कि मैं नीचे अब डर के मारे नहीं देख रहा हूँ। मैंने कहा कितना है सर? कहते हैं 100 से थोड़ा कम है। जबकि आपको तैरना आता है और बिटिया की नजर में बड़ी क्रेजी ढंग से तैरते हैं। हाँ जी, तो फिर उन्होंने अरे ऐसे हाथ हिला रहे हैं, कहते हैं अरे हाथ हिलाओ ताकि उनको पता चले कि तुम तैयार हो। फिर ऊपर से हम हाथ हिला रहे हैं, ऐसे ऐसे करके मैं ऐसे हाथ में हिला रहा हूँ, वो नीचे देख के हाथ हिला रहे हैं कि हाँ तैयार है क्योंकि झरने की आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ है। फिर कहते हैं मनोज कुछ हो जाए तो जया को खबर कर देना। कमाल। 80 फीट पे भी अमित जी का सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अलाइव था। और खास करके मुझे डराने, मेरा मजाक उड़ा रहे थे वो वहाँ पे 80 फीट पे। तो जो आप सीन देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कि बड़े बहादुर मनोज बाजपेयी ने जो है छलांग मारी, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन उसके पहले उन्होंने कहा था कि जैसे ही छोड़ेंगे रोप तो कम से कम उस समय का एक्सप्रेशन दे देना, ताकि नहीं तो ये पूरा बर्बाद होगा, वापस से करेंगे ये लोग। तो पूरा फोकस था कि रीटेक नहीं करना है। अच्छा, एक तीसरा प्रसंग है जब वो आपके पिताजी से मिलते हैं। जी, तो वो मेरे ख्याल से पिताजी आपके साथ जो अवार्ड लेने आते हैं दिल्ली में, तो वैसा ही कुछ पल रहा होगा पिताजी के लिए कि मतलब फैन तो वो मोतीलाल और दिलीप कुमार के थे। जी 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 जी, मोतीलाल बड़ा साहनी दिलीप साहब के। मैंने ये लोग आए हुए थे तो मैंने कहा कि आप लोग चलिए फिल्म शूटिंग मैं कर रहा हूँ अमित जी के साथ। तो मेरे पिताजी तो मतलब वैसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। वो कब हाँ चलो वहाँ पे होंगे वो। मैंने कहा हाँ, ऐसा लगा जैसे कि इनके दोस्त हैं। वहाँ पे होंगे? मैंने हाँ बिल्कुल होंगे, आप आइए मिलेंगे। तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे छोड़ दो, क्योंकि मेरी माँ को इतना शौक नहीं रहा है शूटिंग देखने का या फिर एक्टर से मिलने का। मैंने कहा नहीं चलो अमित जी से मिल लेना, उनको अच्छा लगेगा। तो बड़े अच्छे मतलब ये अमित जी की एक चीज़ तो रही है हमेशा से जो कंसिस्टेंट रही है कि लोगों से व्यवहार, ऐसा नहीं कि उनके साथ वो घुल मिल जाते हैं और दोस्ती हो जाती है, लेकिन हर व्यक्ति से व्यवहार और किसको कितनी आदर और किस तरीके का आदर, किस तरीके का सम्मान, वो उनको भली भांति आता है। इसलिए भी क्योंकि जिस तरह के परिवार से वो जिस परिवार में पले बड़े हैं, वो संस्कार उन्होंने जो है घोंट लिया है। और उनसे ये चीज़ मैंने सीखी है अमित जी से। जिस तरह से मेरे पिताजी से मिले वो, और जिस तरीके से उन्होंने स्वागत किया मेरे माँ और बाबूजी का, वो सिर्फ वो पूरब का लड़का ही वैसे कर सकता है। आप मेरी बात समझ गए होंगे। जी। वो
किसी अभिनेता ने मेरे माँ बाप का स्वागत नहीं किया था या उनको सम्मान नहीं दिया था, वो पूरब के किसी लड़के ने दिया था। ये इसको मैं इसी तरीके से समझा सकता हूँ आपको। ये वर्टिगो का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे तो मुझे ध्यान आ गया, अनुराग कश्यप आपके पाँव पकड़े रहते थे वो सत्या के शूट के दौरान। तो उस पर खूब बात हुई, देखिए सत्या के कई प्रसंगों पे, है ना, समय की पाबंदी है। सौरभ शुक्ला ने आपको बड़ी डांट लगाई थी होर्डिंग के नीचे, आप लोग जब पार्टी कर रहे थे, किस बात पे डांट लगाई? अच्छा, याद नहीं आ रहा कौन सा क्या था। अब ये तो आप ही बताओगे। क्या था? जो होर्डिंग के नीचे आप लोग पार्टी करने के बाद शास्त्री नगर के घर पे पहुंचे थे। हाँ हाँ, और फिर कपड़ा फाड़ पार्टी हुई थी। हाँ, अरे अभी ध्यान आ रहा है। हाँ, क्या हुआ था? सारे एम्बैरेसिंग चीजें तुमने जो हाथ में पकड़ा दिए इनको। नहीं, इन्होंने तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें भी लिखी है, पर मैंने कहा था ना मैं मार्मिक प्रसंगों पे जाऊं। देखिए, वो किस्सा ऐसे है, मैं बताता हूँ कि सौरभ शुक्ला की शादी बरनाली से हुई। बरनाली जो थी वो असिस्टेंट थी राम गोपाल वर्मा की सत्या फिल्म में। अब इनकी शादी होनी थी तो बैचलर पार्टी भी होनी थी। और बैचलर पार्टी में अब क्या होगा आप समझ ही सकते हैं। और सारे दोस्त यार जिन्होंने एक दूसरे को पूरे तरीके से नंगे रूप में हमेशा देखा हुआ था, तो हमने होर्डिंग के सामने, होर्डिंग के नीचे जहाँ पे मेरी सत्या की होर्डिंग, सत्या का उसमें चक्रवर्ती उर्मिला और मनोज वाजपेयी ऐसे दौड़ते हुए जो, तो हुआ कि होर्डिंग के नीचे बियर पिया जाएगा। ये भी एक अनोखा था, अनोखी पार्टी थी कि भाई एक मुकाम है, है ना। तो हम सब जो है वहाँ गए, बियर और पिया और फिर वापस से मेरे घर पे आए। हुआ कि भाई बैचलर पार्टी तो है, तो बैचलर हैं तो भाई पूरे नंगे हैं, तो सबको नंगा होना पड़ेगा। सौरभ शुक्ला जो है वो जो है उसने कहा कि ये तो होगा नहीं। उसके पीछे मैं पड़ गया, और मैं भी सुरूर में था, पीछे में पड़ गया। वो कोई उसका हाथ पकड़ रहा है, कोई उसकी टांग पकड़ रहा है, कोई उसको नंगा करने की कोशिश कर रहा है। अचानक से बहुत जोर का वो बिफरा, और वो सब बिफरते हुए मैंने मुझे नहीं लगता कि मैंने न भूतो न भविष्य थी, न भूतो न भविष्य थी। सबके सब शांत हो गए। उसके बाद कोई कहीं छिटक के जा रहा है, कोई छिटक के किचन में जा रहा है, कोई छिटक के कुछ मटन चलाने जा रहा है। तो या मतलब वो भी एक, सौरभ शुक्ला के साथ तो कई किस्से हैं, मतलब कई तो अब लिखे हैं और कई पता नहीं जो जी हाँ अलिखित है। सब किस्से किताबों के लिए होते भी नहीं। हाँ, सही बात। बिल्कुल सही बात है। जब सारी बातें लिखेंगे तो आजकल तो ऐसा है कि कौन सी बात का किसको किस बात से किसकी नैतिकता खतरे में आ जाए। अच्छा, ये देखिए, ये आप ये किस्सा सुना रहे थे, वो क्या हुआ था? तब्बू आपकी वैनिटी वैन में घुस गई थी, आप एकदम से परेशान हो गए थे। क्या तो किस्सा है? वो तब्बू जी का स्टेटमेंट है कि एक बार मतलब परेशान करने के लिए शुरुआती दौर में वो आपके नहीं, तब्बू और हांसल मुझे बहुत छेड़ते थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं शर्मिला स्वभाव का रहा हूँ। तो ये इनको जो है हर बात पे जो है मुझे छेड़ने में बड़ा मज़ा आता था कि तो तब्बू बहुत बदमाश हैं इस मामले में, बहुत ज़्यादा। मतलब वो अभी तक छेड़ती रहती हैं और मजाक उड़ाती रहती हैं। लेकिन हाँ, वो एक समय ऐसा था जब उनको तब्बू को एक बात समझ नहीं आई आज तक भी कि भाई कोई एक्टर इतना कैसे शर्मा सकता है। कि कोई इतना एक्टर है तो शर्मा कैसे सकता है? शर्मा सकता है, हाँ। तो इतना शर्मीला कैसे है ये आदमी, इतना शर्मीला कैसे? अभी भी जब मिलती हैं तो कोई ऐसी बात कर देंगे कि मैं, होता है ना कि आप लाल हो जाएं, और जानबूझ के करती हैं ये, ताकि वो इसको जो है इसको लाल होते हुए देखा जाए। अच्छा, इस फिल्म में इस किताब को पढ़ते हुए कई हमें भी नए प्रसंग पता चले। ये राम गोपाल वर्मा और हंसल मेहता से आपकी दोस्ती, दुश्मनी, उन सब, और उसमें इनके शुरू हुए ब्लॉग का भी बड़ा रोल है, जिसमें आप रिप्लाई करते हैं कि वो इतना मिस कर रहे हैं रामू, हमें तो हमारी फ़ोटो धर लें। वो चाहते हैं कि एक्टर उनके तलवे चाटते रहें। ये सब क्या होता है? ये डायरेक्टर पजेस्ट हो जाते हैं या एक्टर भी पजेस्ट हो जाते हैं कि यार उसने मुझे नहीं लिया, 4 फिल्में की, 5वीं मुझे नहीं लिया? क्या रहता है ये इकोसिस्टम? बचपना था, मैं हमेशा, मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें मैंने लिखी जो मुझे लिखनी नहीं चाहिए थी। हाँ, मैं कहीं ना कहीं आहत हुआ था, आहत, इसलिए ये अपेक्षाएं नहीं कहूँगा, मैं बहुत
बहुत ज़्यादा आहत हुआ था कुछ एक चीज़ों को लेकर के, जहाँ पे और वो जो गुबार था ना, वो जो, अब चूंकि सामने वो व्यक्ति है नहीं, तो मैं किसको बोलूँ, क्या बोलूँ, है ना। तो वो गुबार एक आध जगह निकल गया, जो कि मुझे निकालना मतलब नहीं चाहिए था मैं, लेकिन क्या करूँ, वो हुआ। वो भी एक पक्ष रहा है मेरे व्यक्तित्व का, और उसको हमेशा मैंने स्वीकारा है। अभी आप किताब में एक जगह जिक्र है जो अनुपम खेर के हवाले से, अभी आप अच्छे डायरेक्टर्स को फ़ोन करके रोल मांगते हैं लगातार? रोल अब तो स्थिति दूसरी है कि अब मैं उन डायरेक्टर्स को खोजने का प्रयत्न करता हूँ जो दुनिया के सामने ज़्यादा नहीं आए हैं और वो बहुत अच्छे हैं। तो 1971 को बैक करने के पीछे यही लॉजिक था? बिल्कुल यही लॉजिक रहा है। और हमेशा नए प्रतिभा, नए तरीके के कहानीकार, नए तरीके के निर्देशक जो मेरी अपनी काबिलियत को एक नई दिशा दे पाएँ, एक नया रूप उसमें खोज पाएँ, और उसके लिए मुझे उत्साहित करें, मुझे झकझोरें, ऐसे डायरेक्टर्स की तलाश हमेशा रहती है। क्योंकि अभिनेता के पास में अपने आप को ले करके एक समय तक उसके पास में मटेरियल होता है जो जिसके साथ वो अपने प्रतिभा को या काबिलियत के साथ न्याय कर पाता है। लेकिन उसके बाद वो जब ख़त्म होता है उसके पास से, तो फिर उसको एक निर्देशक नया चाहिए, एक नया कहानीकार चाहिए, एक नया रचनाकार चाहिए जो अलग तरीके से उस मनोज बाजपेयी को देखे और अलग तरीके से उसको उस पर काबिलियत पर देखने पर मजबूर करे जो मनोज बाजपेयी नहीं देख पा रहा है। तो इसलिए मेरे पुनर्नवा बने रहने की भूख है ये। पुनर्नवा मतलब कि नए तरीके से आप अपने आप को वो रिपीट ना करें। रिपीट ना, वो मुझे हमेशा लगता है जो मनोज जी कह रहे हैं कि कई सारे अपना एक हर एक्टर का अनुभव होता है, यानी और वो उन अनुभवों को जीता है अपने किरदार में बहुत सालों तक, लेकिन एक दौर के बाद उसको लगता है कि उसको कुछ नए अनुभव शायद डायरेक्टर देता है, नई दृष्टि देता है, राइटर देता है कि नई दृष्टि देता है, तो नई फिर वो अपने किरदार को जीता है, क्योंकि इतने रोल कर चुके हैं कि अब मतलब कितने रोल। हाँ, तो मनोज बाजपेयी तो एक ही है। अब उसको मैंने एक तरीके से देखा है, उस तरह से करता आया हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जो दूसरा है, जो मुझे कुछ अलग ढंग से देख रहा है, अब मैं उसके ढंग को जानूँ, पहचानूँ और उसको संतुष्ट करने की राह में चलूँ, जहाँ पे मुझे नया मनोज बाजपेयी देखने को मिलेगा, जिस मनोज बाजपेयी को मैं खुद भी नहीं देख पाया था। आखिरी दो प्रश्न हैं, वैसे तो मैं आपसे घंटों बात कर सकता हूँ। आप जब वो पटना के उस प्रसंग का जिक्र कर रहे थे और अपनी परवरिश के बारे में बता रहे थे, मुझे बड़े भाई मनोज बाजपेयी याद आ रहे थे जो छत पे घूम रहे हैं क्योंकि पूनम लौटी नहीं है अभी, है ना, बहन आपकी। हाँ, आवा ने आपके जीवन में क्या जोड़ा, आपकी बिटिया ने? क्योंकि वो एक तस्वीर है इस किताब में जिसमें आप आउट ऑफ फोकस हैं, वो फोकस में है। जी, आवा ने क्या जोड़ा है, मतलब अभी किस तरह के इंटरेक्शन होते हैं? दोस्ती वाला है। हाँ, दोस्त, पापा और बच्चे वाला है ही नहीं हमारे बीच में। बहुत ज़्यादा, बहुत बातूनी है, बातूनी बहुत है, बहुत ज़्यादा बातूनी, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल से मेरे पिताजी पे ज़्यादा गई है। वो भी अपने ये तुरंत सारी मुझे नहीं पता कितना फैक्ट है कितना फिक्शन, पर उन्होंने कहानी बढ़िया सुना दी। मतलब वो भी, क्योंकि वो भी बातें जोड़ती है। हाँ, वो भी बातें जोड़ती है। जैसे कि आवा का पता कर पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा सच है और कौन सा जो है गढ़ा गया सच है। तो जहाँ पर मुझे और शबाना दोनों को लगता है कि ये जो है बाबूजी की बहुत सारी जो है काबिलियत ये लेके आई हुई हैं। तो दोनों का, बाबूजी का और आवा का जो संवाद था वो हिंदी में होता था या उसको थोड़ी भोजपुरी आती है? कुछ उसको हिंदी जो को ले करके बड़ी जद्दोजहद है कि उसको हिंदी किसी तरीके से हिंदी में बात करना शुरू करे। वो करती भी है, जब बहुत मजबूरी हो जाती। जब मैं गांव लेके गया था उसको, तो गांव के बच्चों के साथ खेलते हुए तो मरता क्या न करता, तो उनको तो करना ही था, खेलना था। तो वो 3-4 दिन के बाद मैंने देखा कि अच्छे से मैनेज कर रही थी। लेकिन जैसे ही उसको मुंबई का वातावरण मिलता है, दिल्ली का मिलता है, जहाँ पे बच्चे अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो वहाँ पे वो उसका कंफर्ट जोन है, वहाँ चली जाती है। लेकिन मैं जानता हूँ कि अंततः वो हिंदी अच्छा बोलेगी और लिख लेती है।
और अच्छा अच्छा लिख भी लेगी, क्योंकि हर दिन एक व्यक्ति है जो उसकी जान हराम किए रखता है, वो है मैं। और हर बार वो फ़ोन पटक देती है, ये क्योंकि वो सुन सुन के थक चुकी है, हिंदी को पढ़ो, हिंदी पढ़ो, हिंदी बोलो, हिंदी बोलो। लेकिन मैं जानता हूँ, अगर मैं उसकी तरफ से देखूँ कि उसकी गलती भी नहीं, उससे हिंदी बोलने वाला सिर्फ मैं हूँ, उसके ना आसपास में कोई भी नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कोई स्कूल में बच्चा कोई नहीं जो उससे हिंदी में बात करता है। खास करके मुंबई शहर में, मुंबई शहर की अपनी ज़बान जो है अंग्रेज़ी है या फिर मराठी है, या फिर ऐसी हिंदी है जिस हिंदी जो हिंदी नहीं है, तो वो अंग्रेज़ी में बात करती है और उससे मैं लगातार हिंदी में बात करता रहता हूँ। शबाना की अपनी पहली लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो ज़्यादा कंफर्टेबल होती हैं अंग्रेज़ी में बात करने में, तो दोनों माँ बेटी आपस में लगे रहते हैं। तो अगर आप पूछें कि आभा से मेरी अपेक्षाएं क्या हैं, वैसे तो कोई अपेक्षाएं नहीं है। मैं उसको हमेशा कहता हूँ, बेटा तू 3rd डिवीज़न में पास हो जाना है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी ऐसी कोई आशा ही नहीं कि तू जो है 1st डिवीज़न में आए या कुछ बन जाए। मेरी आशा है कि हिंदी सीख ले, हिंदी में बात और फोन पटक दिया। वो फोन पटक देती है। ये हर एक्टर अपने इर्द गिर्द से रेफरेंस लेता है। आपकी फैमिली मैन जो फ्रेंचाइजी वो बड़ी मकबूल हुई, और उसमें वो जो ट्रांजिशन भी दिखता है कि व्हेन दैट फेलो इज इन एक्शन, और वो फैमिली के बीच वो सब है। तो वैसे रेफरेंस आप भी करते हैं, अच्छा ये यहाँ कहानी में ऐसे रिएक्ट कर रही है, बेटी जो मेरी है, वो ऐसा घर में आता है वो एक्सपीरियंस? घर का एक्सपीरियंस बहुत कम होता है, वो रेफरेंस आप एक्टिंग में बहुत कम होता है वो रेफरेंस, क्योंकि फैमिली मैन जैसे जो पूरा का पूरा जो सेटअप है उसमें जो पत्नी है मेरी फैमिली मैन में, वो अलग ढंग का किरदार है। शबाना बिल्कुल अलग ढंग की है, बिल्कुल ही अलग ढंग की है। या जो मेरी बेटी बनी है और या जो बेटा है, ये बच्चे, इन बच्चों का एक अलग एस्पिरेशन है, अलग उनकी रूपरेखा बनावट है। लेकिन एक चीज़ बहुत कॉमन है हम सब में, और वो कि जो कि NIA वाले ज़्यादा जूझते हैं चीज़ों से, वो है कि बैलेंस, क्योंकि डिमांडिंग जॉब है और आपको बहुत कुछ बता भी नहीं सकते। एक हद तक बता सकते हैं, उसके बाद आप बिल्कुल नहीं बता सकते आप, क्योंकि वो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर बता देंगे तो कोई फांसी लगा देगा, लेकिन वो कोई भी इंटेलिजेंस का आदमी कर नहीं सकता है। तो वो जो द्वंद्व है वो कुछ हम लोगों के फैमिली के द्वंद्व से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। सही बात है। तो लगातार सच न बोलना या सच के करीब घुमावदार यात्रा करते रहना परिवार के साथ, उनके लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है। क्योंकि मेरी बहुत बात हुई है इंटेलिजेंस के लोगों के साथ में, बहुत किस्से कहानियाँ, और जो कॉमन सिर्फ ये है कि हर मिडिल क्लास आदमी जो है वो वर्क और फैमिली लाइफ का बैलेंस जो है उसको स्ट्राइक करने में उसकी जद्दोजहद बनी रहती है। चाहे वो आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे ये हैं, चाहे ये दो हमारे मित्र जो कैमरा आपके पीछे हैं, या फिर कोई बड़ा आदमी, कोई राजनीतिज्ञ, कोई कलाकार, कोई सुपरस्टार, हर कोई इससे जूझता रहता है। तो ये शायद फैमिली मैन के ग्लोबली इतने बड़े सक्सेसफुल होने के रीज़न ये है कि रिलेटिविटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। आखिरी में मुझे एक खिड़की से झांकती दो नज़रें याद आ रही हैं। खिड़की के उस पार विनीत कुमार हैं। अल सुबह का वक्त है, मैदान है और मनोज बाजपेयी छऊ नृत्य का अभ्यास कर रहे हैं। और फिर मैं उसको कितने ही प्रिज्म से गुजारता हूँ तो वो नेटुआ का परफॉर्मेंस, फिर फिल्मों में सपने में मिलती है कि तो बहुत जिक्र हुआ है। जी, मैं एक चीज़ तो है कि मुझे पता नहीं मैं किस तरह का कलाकार हूँ, मुझे नहीं पता है। लोग जो लिखते हैं मैं पढ़ता हूँ, जो लोग मुझे बोलते हैं मैं सुनता हूँ, मुझे नहीं पता मैं किस किस्म का कलाकार हूँ। लेकिन एक बात का तो मुझे पता है कि मैं मुझसे ज़्यादा मेहनत दूसरा कोई नहीं कर सकता है। किताब वाला में आज के लिए इतना ही। मुझे पूरा भरोसा है कि इस बातचीत से आपकी संवेदनाएं समृद्ध हुई होंगी। कई जगह आप मुस्कुराए होंगे और कई जगह गंभीर भी हुए होंगे। एक संवाद का यही मतलब होता है, और संवाद का ये सिलसिला शुरू हुआ
किताब के ज़रिए। इसीलिए किताब वाला आपसे बार बार कहता है कि आपकी ज़िंदगी में जितने ज़्यादा अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव, जितनी ज़्यादा किताबें आएंगी, उतना ही आप शायद बेहतर इंसान बन पाएँ। किताब वाला में आज की किताब मनोज वाजपेयी, कुछ पाने की ज़िद, जिसे लिखा पीयूष पांडे ने। ये पेंगुइन हिंदी से किताब आई है। किताब वाला में एक और किताब, एक और शख्स के साथ फिर रूबरू होंगे। आपसे बात करना हमेशा मेरे लिए दिलचस्प अनुभव होता है। बहुत शुक्रिया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी सारी कहानियाँ खोज कर लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले संस्करण में आगे की कहानियाँ भी होंगी, और इस इंटरव्यू में जो कुछ नए किस्से आए हैं वो भी होंगे। देखते रहिए किताब वाला।